हमने पढ़ते अभी कहीं या फोन में पढ़ते तो क्या दिखेगा? Yeah, now let's go ahead for the next question here. As you all know that our constitution is a borrowed constitution. Yes. So many of the features of our constitution is from different countries. So what did we borrow from USA? This is one of the question. अगर आपको ऐसा पूछा जाए कि क्या चीज सेम है हमारे और यूएस में, तो भी सेम आंसर होगा. What is similar between India and USA's constitution? Fundamental right is the correct answer because we borrowed fundamental rights from USA's constitution only. Okay. तो ये याद रखना जरूरी है. खाली फंडामेंटल राइट्स नहीं है जो बाहर से आए हैं, इवन डीपीएस भी आयरलैंड से आया है, और जैसे हमारे रूल ऑफ लॉ भी हमारा यूएस से आया है, एंड कई ऐसी चीजें जो कनाडा एंड ब्रिटेन से भी हमने एक्वायर किए हैं. So let's see, the Indian constitution is similar to that of the USA in providing fundamental rights to the citizen of the country. Now these rights guarantee liberty, equality, protection to all the citizens. ठीक है, लिबर्टी क्या है मैम? लिबर्टी वर्ड हम नहीं समझे, काइंड ऑफ थिंग. लिबर्टी वर्ड क्या है कि आप सुकून से घूम सकते हो. ठीक है, लिबर्टी मतलब फ्रीली, एग्जैक्टली. यानी कि आपको कोई टेंशन नहीं है कि हम नहीं जाना या जाना, या कोई क्राइटेरिया है ये लेवल तक जाना ये लेवल तक नहीं जाना, ऐसा कोई बॉन्डेड रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं होना इज लिबर्टी. यस, वेलकम टू क्लास. यस, नेक्स्ट देखिए, इक्वालिटी. एज आई टोल्ड यू, इक्वालिटी विद इक्विटी. बात आ रही समझ में? इक्वालिटी ये नहीं है कि चार लोग हैं तो चारों को बराबर एक गिलास पानी मिलेगा, पूरों के रिक्वायरमेंट के हिसाब से पानी मिलेगा. दैट इज कॉल्ड इक्विटी. गेटिंग माय पॉइंट? हमारे भारत में न सिर्फ इक्वालिटी होगी, इक्विटी भी होगी, ताकि सेक्स को मैनेज किया जाए. व्हाट आर सेक्स मैम? लेवल. हर एक लेवल का आदमी है आपके पास, गरीब से गरीब तबका भी है, अमीर से अमीर तबका भी है, तो उन सारे तबकों की उनके लिविंग स्टैंडर्ड्स को नजर में रखते हुए इक्विटी की जाएगी. ठीक है ना, इक्वालिटी एंड इक्विटी है बोथ. नेक्स्ट, प्रोटेक्शन, यानी हर सिटीजन को इक्वल प्रोटेक्शन मिलेगा. कोई डिस्क्रिमिनेशन या कोई जुल्म किसी तरह का उनके ऊपर एनफोर्समेंट, ओके, डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा. दैट्स इट. नाउ व्हिच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिफ्लेक्ट्स द माइंड एंड आइडियाज ऑफ द फ्रेमर्स? देखिए, बेसिकली मैं आपको ऑलरेडी इससे पहले इन्फॉर्म करी थी कि जवाहरलाल नेहरू साहब जब ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बैठी थी ड्राफ्ट करने के लिए, तब उन्होंने एक रेजोल्यूशन लेकर आए थे. ओके ना, उसको नाम दिया गया था ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, कि भाई इरादे क्या थे उन लोग जब बना रहे थे. ऑब्वियसली देखो भाई, अगर आप कोई टारगेट करते, कोई भी चीज का सोचते ना कि मैं ये करना चाह रहा हूँ, तो पहले आप प्लान डालते, राइट और रॉन्ग, डूज डालते, मैं ये करूंगा ये करूंगा ये करूंगी व्हाटएवर. हाँ, आपके एजेंडा बना लेते कि भाई पहला स्टेप ये रहेगा, मैं ये करूंगा या ये करूंगी, फिर ये करूंगा, नेक्स्ट स्टेप नेक्स्ट स्टेप नेक्स्ट स्टेप. तो ये जो इरादे होते, आइडियाज, क्या करना चाह रहे, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को जब बना रहे थे तो किन के आइडियाज थे, क्या आइडियाज थे, वो कहाँ पर फ्रेम हुए हैं? फ्रेमर्स के थ्रू. ओके, फ्रेमर कौन है? पूरी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ही फ्रेमर कहलाएगी. बट मेजर जो बड़े बड़े उसके अंदर के जो लीडर्स थे, जैसे चेयरमैन थे, ओके, वल्लभ भाई पटेल सरदार, और ये हमारे राजेंद्र प्रसाद और मिस्टर जवाहरलाल नेहरू, ये सारे जो मेन रिफॉर्मर्स थे, फ्रेमर्स थे, उन्होंने कहाँ पर ये उनके माइंडसेट को प्रिस्क्राइब कर दिया? प्रियम्बल में. ठीक है ना, जब आप प्रियम्बल पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा वो लोग बनाए क्या. अब आप रीड कर सकते हैं, आपको ऐसा है जैसा अपन लोग जनगण मन सीख चुके, ओके, वंदे मातरम सीख लिए, और भी बहुत सारे गाने भारत के सीख लिए, तो आपको प्रियम्बल भी गाकर सीख लेना है. चाहे वो किसी ट्यून में गाते गा लो, गाकर सीख लीजिए, या नहीं तो उसको एज ए फ्लाइक प्लेज कैसा पढ़ते थे अपन, वैसा प्लेज की तरह प्रियम्बल भी याद कर लीजिए. ठीक है ना, प्लीज मेक श्योर यू हैव टू लर्न प्रियम्बल. प्रियम्बल में सारा कुछ बता दिया गया है कि हमारा देश कैसा होगा, हमारे देश में क्या क्या चीजें होंगी, हमारी ये जनता, वी द पीपल ऑफ इंडिया, क्या करेंगे. ओके, और उसके बाद उन लोगों ने तारीख भी उसमें मेंशन कर दी कि 26 नवंबर 1949 इज द डे व्हेन वी हैव एग्रीड टू दिस प्रियम्बल एंड टू मेक दिस कॉन्स्टिट्यूशन एज इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन. ये सारा कुछ वादे कर लिए उसने. ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं? इरादे. वैल्यूज क्या है? किन चीजों की वैल्यू होगी भाई? इक्वालिटी, लिबर्टी, जस्टिस. ओके, जस्टिस में भी बहुत सारे जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सब कुछ है उसके अंदर. ठीक है, इक्वालिटी देंगी इक्विटी के साथ. फिर अगेन नेक्स्ट क्या देखिए आपको इसमें? सेक्युलरिज्म है, ऑल रिलीजन्स आर इक्वल. डेमोक्रेटिक है, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल. चलिए, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज. सिक्किम बिकेम अ न्यू स्टेट, ये ऑलरेडी वी हैव डन दैट.
कल ही पढ़ाए थे। अमेंडमेंट में कौन सी चेंज हुआ था सिक्किम का? 36 अमेंडमेंट 1975। प्लीज आपको नोट सीखना है, सर विल बी वेरी क्रूअल, प्लीज। अच्छी बात है, जस्ट गो विद द स्पीड। आपके पेज से जाऊंगी मैं, जल्दी से नोट कीजिए प्लीज सेंटेंसेस, फॉर योर बेनिफिट ओनली, राइट? इसलिए मैं चाह रही हूँ कि आप लोग बस एक एक सेंटेंस के स्टाइल में लिखिए, और आंसर को खाली हाईलाइटर्स है अगर आप लोग के पास, वेल एंड गुड। कैरी या हाईलाइटर्स डेली, आप अपने आंसर्स को हाईलाइट कर लीजिए बस। पूरे ऑप्शन लिखने की कोई जरूरत नहीं, जस्ट वन सेंटेंस एंड हाईलाइट द आंसर, दैट्स इट। डन, लेट्स गो। चलिए, दिस एक्ट इंटीग्रेटेड सिक्किम फुल्ली एज अ 22nd स्टेट। ये भी नोट कर लीजिए बेटा, 22nd स्टेट बना था वो। एंड बिफोर सिक्किम वाज एक्चुअली प्रोटेक्टोरेट अंडर इंडिया। प्रोटेक्टोरेट का मैंने ऑलरेडी मीनिंग बताया, नहीं भी तो फिर से एक बार बताती हूँ। प्रोटेक्टोरेट मीन वो जिसके, यानी कि जो किसी बड़ी कंट्री के जेर परवरिश होता है, उर्दू में बोलते हैं जेर परवरिश। जैसा भाई हर बच्चा अपने बाप के जेर परवरिश होता है, उसकी एक एज तक, एक एक्सटेंट तक, जैसे 21 तक समझो ने बाप के परवरिश के नीचे है, मतलब उसके केयरटेकिंग उसके फादर के हाथों हो रही है। तो उसी तरीके से सिक्किम वाज अर्लियर इंडिया की प्रोटेक्टोरेट में आता था, एंड बाद में तो वो स्टेट ही बन गया। प्रोटेक्टोरेट मतलब उसको मिलिट्री डिफेंस का सुविधा, और उसके कोई रूल्स एंड रेगुलेशन, उसकी ट्रेडिंग का हमारा भारत रिस्पॉन्सिबल रहा करता था। ओके, चलिए, व्हेन कैन सिटीजनशिप नॉट बी टर्मिनेटेड? ठीक है, और वैसा लम्हा बताइए जिसमें सिटीजनशिप बदल नहीं सकते, और ना उस वक्त पे वो लम्हे पर, इट्स नॉट के क्राइटेरिया, वो वक्त की बात हो रही कि वो ऐसा वक्त रहेगा जब आपकी सिटीजनशिप फिलहाल टेम्पररी टर्मिनेट हो नहीं सकती है। दैट इज एट द टाइम ऑफ वॉर, व्हेन देयर इज इमरजेंसी। वो तो सवाल ही नहीं, आप ऑलरेडी सिटीजन रहेंगे, क्यों चेंज करेंगे? व्हेन देयर इज अ वॉर, अगर इनकेस वॉर के टाइम पे आप चेंज कर रहे हैं तो आपकी वो सिटीजनशिप चेंज नहीं होगी। ऑलराइट, when there are elections, वो तो सिंपल है, कभी नहीं होता इलेक्शंस के टाइम पे। सॉरी सॉरी, I'll give you 1 minute to write down. Each question will get 1 minute. You can easily write down. ये सेंटेंस भी इंपॉर्टेंट है। ये सिटीजन्स राइट एंड ड्यूटीज जो रहेंगे इंटैक्ट रहेंगे वॉर के टाइम पे। यानी उल्टा, वॉर के टाइम पे तो आपसे कोई अगर बोल दे कि भाई आपको भारत की बिहाफ पे जंग भी करना है, तो आपको करना पड़ेगा। देयर इज लाइक, फॉर एग्जांपल, इफ यू आर हैविंग अ बैड सिचुएशन, नेशनल इमरजेंसी रही, और आपको बोला जाए कि भाई भारत के साथ फलाना फलाना कंट्री जंग कर रही है, आपको लड़ना है उनकी बिहाफ पे, तो आपको लड़ना भी पड़ेगा। ओके, तो दैट टाइम यू कैन नॉट से नहीं नहीं नहीं, वो आपको ड्यूटीज निभाना ही पड़ेगा। ड्यूटीज एंड योर सिटीजन राइट विल बी इंटैक्ट while it is war. Okay, next, who is empowered to suspend the operation of fundamental rights? Empowered to suspend. देखिए, ये सस्पेंशन क्या होता है, मैं आपको इससे पहले भी बोली थी कि अगर कोई भी ऐसा वाकया हो जाए जिससे कि प्रेसिडेंट को बोलना पड़े कि मैं इमरजेंसी घोषित कर रहा हूँ, ओके, प्रोक्लेम करना पड़ा कि नहीं आप लोग कोई घरों से नहीं निकलिए, तो वो टाइम पे आपकी जो लिबर्टी की और फ्रीडम की फैसिलिटी है वो ऑटोमेटिकली सस्पेंड होती है, और वो प्रेसिडेंट ही डिक्लेयर करते हैं। तो लॉजिकल बात है ना भाई, प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर रहे हैं तो प्रेसिडेंट के द्वारा ही वो सस्पेंड हो रही है ना, सिंपल सी बात है। तो हु इज एम्पावर्ड? एम्पावर्ड मतलब किसकी ऐसी अथॉरिटी है, रोल है, ताकत है या पावर्स है, एग्जीक्यूटिव पावर है जो सस्पेंड कर सकता है फंडामेंटल राइट को, और किस सिचुएशन में वो देखना जरूरी है। ऑपरेशन क्या रहेगा भाई? नेशनल इमरजेंसी या फिर एनी अदर, एनी सीरियस इमरजेंसी में, जब प्रेसिडेंट ने कह दिया कि आपको नहीं निकलना है तो आपको नहीं निकलना है। डिक्लेयर अंडर आर्टिकल 352, ये नोट डाउन कर लीजिए, 352 आर्टिकल के द्वारा अगर प्रेसिडेंट ने इमरजेंसी डिक्लेयर की है तो किसी भी नागरिक का ये बात करना कि मुझे बाहर निकलने नहीं दिया जा रहा विल नॉट बी एप्लीकेबल। ठीक है, क्योंकि वो अंडर सस्पेंशन हो चुका है टेम्पररी बेस पर। तो ये अधिकार सिर्फ प्रेसिडेंट के पास है, वो भी इन रेयर केसेस वेयर एवर देयर इज एनी काइंड ऑफ इमरजेंसी। चलिए, on whom does the constitution confer responsibility for enforcement of fundamental right? ये भी सेम क्वेश्चन है, खाली क्वेश्चन बदल दे। देखिए, टर्म में सॉरी क्वेश्चन में वर्ड का डिफर हो जाना भी न्यू एमसीक्यू बता रहा, बट है कुछ भी नहीं, सिंपल समझिए। कन्फर मीन दी गई है, कॉन्स्टिट्यूशन ने किनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि एनफोर्समेंट करवाए फंडामेंटल राइट्स का। एनफोर्समेंट मतलब लागू करवाना, करवाइए, इंप्लीमेंट करवाना, करिए।
ओके अगर कोई छीन रहे हैं तो बोलिए उनको कि आप छीन नहीं सकते, दैट्स द स्टेटमेंट. So none other than Supreme Court and High Court are responsible. Please make a note. The Constitution of India confers the responsibility for enforcement of fundamental right on Supreme Court and High Court. And all these 5 writs are the basic constitutional remedies जो वो यूज कर सकते हैं. अब तक तो आपको आराम से 5 writs तो याद ही हो गए होंगे स्पेलिंग के साथ, आई थिंक सो. जरूरी है ब्रेकफास्ट बॉडी के लिए, जैसा सुबह जरूरी है वैसा ये 5 writ एक लॉयर के लिए जरूरी है, ऐसा समझिए. बहुत इंपॉर्टेंट बिट्स है, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू, एम्फसाइज करी मैं. एलएलएम तक भी ये सवाल पूछा जाता है कि व्हाट आर द 5 कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज. ब्रिट, ओके ब्रिट जुरिस्डिक्शन भी होता है, बताती हूँ इंशाल्लाह. चलिए, व्हिच फंडामेंटल राइट कैन नॉट बी सस्पेंडेड, साथ ही साथ लिखते जाइए प्लीज ऑल ऑफ यू. व्हिच फंडामेंटल राइट कैन नॉट बी सस्पेंडेड इवन ड्यूरिंग एन इमरजेंसी. भाई अगर इमरजेंसी भी प्रेसिडेंट ने लागू की है तो मैंने बताया था कि 19th वाला आर्टिकल जो कि फ्रीडम बयान कर रहा है वो तो होगी, वो सस्पेंड होगी ऑटोमेटिकली. ओके आपको सोचना नहीं है, जैसे उन्होंने कहा कि इमरजेंसी मतलब 19 आप भूल जाना, ठीक है. बट ऐसी कौन सी फंडामेंटल राइट है जो आप फिर भी यू नो क्या बोल सकते हैं, पूछ सकते हो, है ना, समझ रहे, स्यू कर सकते हैं अगर कोई छीन रहे तो. दैट इज इवन दो इन द कंडीशन ऑफ इमरजेंसी में आर्टिकल 352 के हिसाब से भी देखा जाए तो भी कौन सा ऐसा फंडामेंटल राइट है जो आप कभी भी अपना हक बोलकर ले सकते हैं. फर्स्ट वन, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन. ये है, देखिए बेटा, इसके पीछे का सबसे बड़ा अच्छा केस है, लैंडमार्क केस अपने मेनका गांधी जी का. ओके उनका पासपोर्ट ले लिया किसी ने, कस्टडी में किसी ऑफिशियल ने रखा था, तो उन्होंने प्रोटेस्ट किया कि वो मेरी पर्सनल लिबर्टी है. ओके वो मतलब मेरा अपना इख्तियार है कि आई कैन मूव एनीवेयर फ्रॉम द कंट्री आउटसाइड. तो उनका पासपोर्ट बाद में कोर्ट से ही दिलवाया गया था, ठीक है. तो दैट इज ऑल अबाउट राइट टू लाइफ, ठीक है. नेक्स्ट, द राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी अंडर आर्टिकल 21 कैन नॉट बी सस्पेंडेड. आर्टिकल भी लिख लीजिए बेटा, 21 cannot be suspended even during the national emergency under 352, whereas 19 will be restricted. Okay, next question. If anybody, अगर मैं तेज जा रही हूँ, अगर आपको फिर से होना है मैम तो आप बोलिए प्लीज. आई डोंट नो ना आप लोग कितनी स्पीड में लिख रहे, उसमें आपको नहीं लिखेंगे, यहाँ देखिए आप. चलिए ठीक है, I'll give you 1 minute, write down fast. Done? चलो I'll explain you this meanwhile. प्रिवेंटिव डिटेंशन. अब पहले ये बात ही समझते हैं कि पहले प्रिवेंटिव डिटेंशन होता क्या है. इलीगल डिटेंशन अलग है, ट्राई टू अंडरस्टैंड. इलीगल डिटेंशन क्या है भाई, जानबूझकर या फिर मेंसरिया था उनका पुलिस वालों का, या पता नहीं उनको किसी ने कुछ गलत बोल दिया, और गलती से भी हो सकता है, जानबूझकर भी हो सकता है, किसी को उठाकर हिरासत में डाल दिए, ठीक है. वो एक इलीगल डिटेंशन हो सकता है जब तक कि बंदे पे कोई प्रूफ नहीं होता, या फिर उनको 24 आवर्स में बताना पड़ेगा. अगर 24 आवर्स क्रॉस हो गए, नहीं बताते कोर्ट में, तो दैट इज इलीगल डिटेंशन. ओके ये अलग है. अब यहाँ पर बात हो रही प्रिवेंटिव डिटेंशन. प्रिवेंटिव डिटेंशन मैम क्या होता है कि अगर सपोज आई एम ए पुलिसमैन एंड मुझे पता चला किसी भी सोर्स से कि ये फलाना जो बंदा है ये कुछ हार्म क्रिएट करने वाला है आने वाले समय में. ओके गेटिंग माय पॉइंट. भाई अब किसी भी तरह की सुपारी लिया हुआ है वो बंदा, और मेरे को किसी ने बता दिया, तो मुझे एक डाउट क्रिएट हो गया, मैं सस्पेक्ट कर रही हूँ कि अगर मैंने इसको नहीं आज पकड़ा तो कल ये वारदात कर देगा. गेटिंग माय पॉइंट. तो अब पुलिस वाले का यहाँ पर कर्तव्य है, रोल है कि भाई अगर मुझे पता चला ना, सी आई एम गेटिंग टू नो, कोई सोर्स से, किसी भी मीडिया से, किसी भी वाया एनीबडी, मुझे ये पता चल गया XYZ कुछ कांड करने वाला है नेक्स्ट डे, नेक्स्ट मोमेंट, कोई अवर, तो अब मुझे कुछ इल्म हो गया, अब मुझे चाहिए कि उसको हिरासत में लेना. दैट इज प्रिवेंटिव डिटेंशन. ठीक है, ये रोल है पुलिस में कि भाई अगर तुम्हें किसी तरह का सस्पेक्ट हो कि कोई हानिकारक है या कोई हार्म करने वाला है किसी को, तो उसको आप ले सकते हो. ओके बट स्टिल अगर अभी प्रूवन तो नहीं है, खाली न्यूज है, शायद वो नहीं भी कर रहा था, बट एक डाउट के बेसिस पे उन्होंने उन्हें गिरफ्तार किया है. ठीक है, तो इन सच केसेस भी क्या रेस्ट्रेन हो रहा बच्चों,
उनका फ्रीडम रेस्ट्रेन होगा। वो जो सामने वाली पार्टी है जिसको सस्पेक्ट करके पकड़ है, उसका फ्रीडम का जो राइट है वो रेस्ट्रिक्ट होएगा। अगर उसका कोई इरादा ऐसा नहीं है बोल के वो प्रूफ कर लेता है बाद में कि मुझे गलत फहमी से उठाया गया है, तो वो बात अलग रहती है, सेकेंडरी लेवल है। प्राइमरी तो पुलिस का कर्तव्य है ना बेटा। देखो, अगर मुझे किसी के सोर्सेस से पता चल गया कि एक्स ये काम करने वाला है, तो बीइंग अ पुलिस और वट एवर पार्टी, तो मुझे तो मेरा तो रोल है ना कि मैं बचाने की कोशिश करूँ ज्यादा से ज्यादा, ठीक है ना। अगर मैं इजी ले लूं तो मैं मेरा रोल अदा नहीं कर रही हूँ। वेलकम 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 टू द क्लास, ऑलरेडी फ्यू ऑफ द क्वेश्चंस आर डन। आप दोस्तों के पास से कॉपी कीजिए प्लीज और रीड करिए। आप समझ रहे मेरी बात। उनका तो कर्तव्य है ना कि वो पकड़े, वो अलग बात है, बाद में देखेंगे कि डाउट सही में था, करेक्ट था, नहीं था, वो बात की बात है। तो बट बी, एक इंसान का राइट ऑफ फ्रीडम तो वहां पर रेस्ट्रिक्ट हो रहा ना। वही बताया जा रहा है कि अगर हम प्रिवेंटिव डिटेंशन भी करते हैं किसी भी सस्पेक्शन में या किसी भी शक में, फहमी में, तो वो भी उसका फ्रीडम ऑफ राइट वहां पर वायलेट हो रहा है, ठीक है। बशर्ते अगर वो नहीं था तो बेनिफिट ऑफ डाउट पे उठाया गया बोल के वो पुलिस वाले बोलना कि उनको कुछ न्यूज थी इसीलिए उन्होंने उठाया बोल के अब ये बात करना पड़ेगा उनको, ठीक है। फिर बाद में भी उसके बाद जब वो प्रूव होगा कि नहीं ये ऐसा कुछ करने वाले नहीं थे, देन ही हैव टू गेट रिलीज। ऐसा कुछ उन्होंने रेस्ट्रिक्ट करके नहीं रख ले सकती है सोच के कि उन्होंने करने वाले थे बोल के। नेक्स्ट इज या it allows the government to detain a person without trial for a certain period to prevent them from acting in a manner judicial to public order और national security। देखिए बेटा, यहाँ पर वही बताया जा रहा है कि ये लागू होता है, कैसा लागू होता है, वो तो आप सस्पेक्ट हो रहे हैं, ठीक है, आपके ऊपर कोई शक कर रहे हैं, आप कुछ हार्म करने वाले हैं जिससे नेशनल सिक्योरिटी भी हार्म हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, अब ये तो बहाने बना सकते हैं बट रियलिस्टिकली अब कोई टेररिस्ट है, ओके, तो टेरर करने वाला है, तो उसको नहीं पकड़ कर क्या कर रहे हैं अपन देश के लिए, जाइए बेटा आप जो करते कर लो बोल के भी छोड़ना गलत है ना। पढ़न, हाँ, वैसे अगर कोई केस में आ रहा है तो सस्पेक्ट करके पकड़ना उनके लिए, वही बता रही हूँ ना मैं। हाँ, कर सकते बिकॉज वही तो बता रहे हैं, ये प्रिवेंटिव डिटेंशन भी एक अलग चीज है, ओके। इलीगल डिटेंशन अलग चीज है, प्रिवेंटिव डिटेंशन अलग चीज। तो पुलिस वाला बोल सकता कि मैं इनको शक के बिना पर उठाया हूँ, वहां एक क्लॉज आता। सिटीजन की बात हो रही ना बेटा, फॉरेनर को भी पकड़ सकते, यस, क्यों नहीं। पहले तो ना फॉरेनर है तो भी पकड़ सकते हैं, बिकॉज आप बाजाबता इंडिया में आके, बाहर से आके भी कुछ अगर ऐसा कुछ करने वाले बोल के सस्पेक्ट हो रहा तो टेररिज्म में तो आ जाता ना। आप कुछ नेशनल सिक्योरिटी को हार्म करने वाले अगर इन केस, या कोई बहुत बड़ा धमाका या कुछ भी ऐसा सस्पेक्ट हो रहा है तो पकड़ना वाजिब है ना, जरूरी भी है। इट अलाउज द गवर्नमेंट, देखिए आप यहाँ समझिए, ये अलाउ करता गवर्नमेंट को कि एक पर्सन है, कोई ऐसा काम करने वाला है बोल के शक हो गया तो उसको डिटेन करने का हक है गवर्नमेंट के पास, ओके, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। Which one? Okay, this is different. Yeah. So next one, this law places restriction on the personal liberty under Article 19. सिर्फ वो एक क्लॉज में हो सकता है ऐसा, ठीक है, कि कोई शक की बिना पर उठा सकते हैं। नेक्स्ट इज, which one of the following articles of the Constitution prohibits censorship? देखिए इसमें कोई भी फिलहाल फंडामेंटल राइट के आर्टिकल्स में से तो कुछ भी नहीं है सेंसरशिप। ये सारे फंडामेंटल राइट्स है आपके 19, ओके, 32 एंड 22, दीज आर ऑल फंडामेंटल राइट। तो फंडामेंटल राइट में सेंसरशिप का कुछ काम ही नहीं है, सो नन इज द करेक्ट आंसर, ओके। दैट्स व्हाई दे हैवंट गिवन यू एनी ब्रीफ ओवर हियर। Which fundamental right is concerned with abolition of social distinction? सोशल डिस्टिंक्शन अभी मैंने आपको बताया कि कोई गरीब भी हो सकता है, कोई अमीर भी हो सकता है, ठीक है। जो गरीब तबके का होगा या अमीर तबके का होगा, कोई वेरिएशन में हम इसको बिलीव ही नहीं करते। अगर गरीब है तो गरीब के हिसाब से उसको इक्वालिटी मिलेगी, इक्विटी जो मैंने अभी बताया, और कोई अमीर है तो उसके हिसाब से उसको मिलेगा, ठीक है ना। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। डिस्टिंक्शन मतलब किसी तरह का भेदभाव, ओके। सोशल, सोशल मतलब तबके, सारे तबके इंडिया में जितने कुछ भी है, चाहे वो कल्चरल चेंजेस हो, कल्चरल लेवल्स हो, या फिर लाइफस्टाइल के चेंजेस हो, हायरार्की चेंजेस हो। हायरार्की इन द सेंस, कोई है कि खाली अपनी बेसिक नेसेसिटीज में ही लगा हुआ है बेचारा, ओके, बहुत सारे जने लग्जरी लाइफ में भी है। तो इट डजंट मैटर टू इंडिया, कहीं भी रहो तुम, तुम्हारे लिए लॉ इक्वल होगा, ठीक है। अगर कोई बिग शॉट या बोलते नहीं बड़े क्या बोलना चाहिए, पैसे वाले के बच्चा भी कोई जुर्म करेगा तो भी अदालत में आके खड़ेगा, और कोई गरीब से भी गलती होगी या मिस्टेक करेगा तो वो भी अदालत में आके खड़ेगा, एंड दैट्स इट। चाहे किसी भी तरह के सोशल डिफरेंसेस की वजह से उनमें कोई लेवल्स नहीं है हमारे लॉ में कि ये लेवल का है तो इसको इतनी सजा, या वो लेवल का है तो उतनी सजा, या बहुत ज्यादा लेवल का है तो बहुत बड़ी सजा या बहुत कम सजा।
not like that. So that's it. So here you can understand right to equality makes that possible. Okay, चाहे गरीब हो या अमीर हो, आप लॉ के सामने इक्वल है. नेक्स्ट इज यस फ्रॉम 14 to 18, ये नोट डाउन कर लीजिए, बिकॉज ऐसा भी दे सकते हो लोग कि 14 to 18 के आर्टिकल्स में इक्वालिटी के बारे में पूरा बयान किया गया है, क्या क्या होता है. ओके, दिस राइट एंश्योर्स इक्वल ट्रीटमेंट एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल द सिटीजन. नेक्स्ट क्वेश्चन 125. यस, now let's go up. Please note down the answer also. If you are having I'm going to speak, please let me know. मैंने आपको अभी क्या बताया, इक्विटी के साथ होगा. इक्विटी अलग वर्ड है, इक्वालिटी अलग वर्ड है, बट दोनों इसके अंतर्गत आते हैं. जैसे मैंने आपको इससे पहले भी प्यास के ताल्लुक से बताया था कि कोई बंदा अगर 4 घंटे पहले पानी पिया हुआ है और कोई है कि सारा दिन सुबह से पानी नहीं पिया, तो ज्यादा पानी उसको मिलेगा जो सुबह से प्यासा है. दिस इज कॉल्ड इक्विटी एंड इक्वालिटी रहेगी. दिस इज द थिंग व्हाट वी आर ट्राइंग टू टेल यू. ओके ना. नेक्स्ट इज a citizen's freedom of speech and expression may be subjected to reasonable restriction on the grounds of all except what. देखिए यहाँ पे क्वेश्चन समझिए. फ्रीडम ऑफ स्पीच है, हम सब कुछ भी बोल सकते हैं. अगर हमारे साथ अन्याय हो रहा है तो हम आवाज उठा सकते हैं. पॉइंट है. नेक्स्ट, ये दोनों कुछ है. स्पीच मतलब बात करना, एक्सप्रेस करना, मतलब अपना गुस्सा या कोई भी व्यू आपका फील एंड एक्सप्रेस कर सकते हैं, आप बता सकते हैं. बट मे बी सब्जेक्टेड टू रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन. कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन पर आपको उसके ऊपर रोका जा सकता है. कहां पर, क्या बात पर? कोई तरह का ऐसी मुद्दा जिससे कोई फसाद क्रिएट हो सकता है, क्रिटिसिज्म हो सकता है. ओके, वहां पर आपको रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है कि आप ये बात नहीं करना. गेटिंग माय पॉइंट. डिस्क्रिमिनेटिव टॉक आप नहीं कर सकते. भाई स्पीच का दिया आपको, आप अपनी प्रॉब्लम बोलिए. वैराज अगर कोई ऐसी चीज जिससे किसी को क्रिटिसाइज करने के लिए बोला जा रहा, डिफेमेशन हो रहा है, तो लाजिम आपको केस, सिविल केस में डाल दिया जाता. Okay, you cannot insult somebody's feelings or emotions. You have no right to discriminate any religion or any topic which is discriminating or criticizing anything. You are not supposed to speak. Subject to that. मतलब वहां पर आपको स्टॉप करा जाएगा. ठीक है. हाँ, आप बोल सकते हैं, आपके राइट्स के बारे में बात कर सकते हैं, आप बोल सकते हैं आपको ये सारी सुविधाएं प्रोवाइड की जाए जो आपका हक है, बट ओवर द वे जाके आप क्रिटिसिज्म, डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते. ठीक है ना. So at that time they will obviously stop you from doing that. As a citizen of India, you are not subject to मोरालिटी को मेंटेन करना है, डेफेमेशन को अवॉइड करना है, पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करते हुए आपको बात करनी होगी. और ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट ग्राउंड्स है जिनको मद्देनजर रखते हुए आप अपनी बात रखेंगे. ओके, आप अपने डिसेंसी मेंटेन करेंगे, आपकी मोरालिटी मेंटेन करेंगे. आई मीन आप इविल वर्ड्स नहीं यूज कर सकते अपने स्पीच में. ओके, एंड ऐसा कोई रूडली बिहेवियर से आप कोई स्पीच नहीं कर सकते. पब्लिक ऑर्डर मेंटेन होना चाहिए आपका. ओके, अगर आप बात भी अगर पहुंचाना चाह रहे हैं तो आप ऐसा नहीं कि एग्रेशन में बात करेंगे. यू हैव टू बी इन अ वेरी सिंपल एंड जैसा आपके वर्ड्स यूज करना है वैसा तरीके से आप बात करिए. पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब हो रहा तो आपको रेस्ट्रिक्ट किया जाएगा. नेक्स्ट इज डेफेमेशन, यानी किसी भी इंसान के ओहदे को, ओके, फॉर एग्जाम्पल है किसी का रोल है कोई, उसका हम उसको नीचे गिरा दे रहे हैं, इंसल्ट कर रहे हैं. इंसल्टिंग टॉक हमारे से नहीं की जाएगी. हम उस पर सब्जेक्टिव रहेगा. मतलब बात कर रहे हैं आप तो सिर्फ अपनी बात रखिए. नो इंसल्ट, नो डिस्क्रिमिनेशन, नो इनडिसेंसी, नो इमोरलिटी. ओके, ये याद रखना पड़ेगा. एंड फाइनली अगर वो क्रिटिसिज्म बन रहा है किसी के अगेंस्ट तो वो नॉट गुड होगा. इट्स नॉट फाइन. नेक्स्ट इज इंडियंस एंजॉय फंडामेंटल राइट्स. हाउ मेनी आर देयर? 6 आर देयर. ये तो सिंपल है, आप लोगों को समझना चाहिए. बेटा ये रीड कर लीजिए एक बार मेरे साथ और नोट डाउन कर लीजिए. 6 है, वो कौन से यहाँ से नोट कर लीजिए. राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एजुकेशनल राइट, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. जैसा 5 मिनट से आपके 6 फंडामेंटल राइट भी नोट कर ले. पहले 7 थे बेटा, अमेंडमेंट के बाद राइट टू प्रॉपर्टी. यस, वो भी, और इवन वर्ड्स भी आए थे, चेंज हुए थे. दीज राइट्स प्रोटेक्ट सिटीजंस लिबर्टी, इक्वालिटी, डिग्निटी. ये ऑलरेडी हमारे प्रीएम्बल में है. ठीक है. डिग्निटी आई डोंट थिंक सो प्रीएम्बल में है, बट ऐड किया गया यहाँ पर बताने के लिए. राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, मतलब अगर कोई मुझे एक्सप्लॉइट कर रहा है तो मैं उसके अगेंस्ट कर सकती हूँ ना, वो राइट है मेरा. नाउ व्हाट इज एक्सप्लॉइट करना? मतलब भटकाना, वैसा भी हो सकता है.
एक्सप्लॉइट करना मतलब किसी चीज से आपको अगेंस्ट करना, अरे तुम क्या मुसलमान बने हुए, चलो आ जाओ हिंदू में, ऐसा। अंडरस्टूड? तो मैं मेरे लिए बोल सकती हूँ कि नहीं नहीं नहीं, नॉट दैट, आई एम नॉट गोइंग टू डू दैट बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट इज मैनिपुलेशन बोलते हैं उसको। एक्चुअली सही वर्ड बोलना चाहिए कि आपके दिमाग के साथ खेलना, आपको दिमाग खराब कर देना, आपको टॉर्चर कर देना, इमोशनल अत्याचार भी बोल सकते हैं, कर देना। In which case did the Supreme Court declare that a constituent assembly should be convened to amend the fundamental right? तो ये तो एक केस है हमारा गोलकनाथ वर्सेस पंजाब स्टेट। ये केस के अंदर पार्लियामेंट के नॉट अमेंड फंडामेंटल राइट्स बोला गया था। ओके, केशव नंदा भारती में बोला गया था प्रियम्बल पार्ट है, बट इसमें बोला गया था कि फंडामेंटल राइट्स को अमेंड करने का राइट नहीं है। ऐसे बहुत सारे यूनिक लैंडमार्क केसेस गए, कभी कुछ हुआ है कभी कुछ हुआ है, वाइस वर्सा भी चला है। ओके, चंद केसेस में बोला गया कि भाई हाँ हाँ पार्लियामेंट अमेंड कर सकती है और हो भी गया अमेंडमेंट, और कई जगहों पे बोल दिया गया कि नहीं पार्लियामेंट के नॉट अमेंड। तो ऐसे जजमेंट पास हुए हैं। अब जजेस अलग अलग थे होंगे तो माइंडसेट अलग था, और वो टाइम का सिचुएशन क्या था कि तो उस हिसाब से ये जजेस अपने अपने हिसाब से बोले। बट दरअसल देखा गया तो जो कॉन्स्टिट्यूशन बोल रही है अकॉर्डिंग टू द गिवन आर्टिकल्स कि वो अमेंड कर सकती है। ठीक है, असल कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल दे रही है ना हमें कि यस पार्लियामेंट कैन अमेंड द फंडामेंटल राइट्स आल्सो, तभी तो किया था अमेंडमेंट। तो आई डोंट थिंक सो ये उतना फेवरेबल आंसर है, बट ये केस में बोला गया था, ये आपको याद रखना है। ओके, गो जस्ट रिपीट अगेन, गोलकनाथ वर्सेस पंजाब स्टेट, याद रखना पड़ेगा आपको। ओके, नाउ नेक्स्ट इज ऑन इंडिया मैंडेमस विल लाई अगेंस्ट द ऑफिशियल्स। ओके, अरे रे वो तो ज्यादा ऊपर। चलिए, ऑन इंडिया मैंडेमस विल बी अगेंस्ट द ऑफिशियल्स, ये तो आपको याद रहना चाहिए, मैं ऑलरेडी मैंडेमस सिखा चुकी हूँ। ठीक है, मैंडेमस एक कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है, ब्रिट है। ये ब्रिट पिटीशन सिर्फ ऑफिशियल्स के अगेंस्ट ही लागू की मतलब अप्लाई होती है, बट बोथ ऑफिसर्स। ओके, चाहे वो स्टेट लेवल हो गवर्नमेंटल लेवल हो, बड़े सारा कुछ हो सकता है ये। ठीक है, बोथ ऑफिसर्स एंड द गवर्नमेंट, इट इज यूज्ड टू कंपेल देम टू परफॉर्म देयर लीगल ड्यूटीज। देखो जो लीगैलिटी में बैठे हुए हैं, जो कुर्सी पे बैठे हुए हैं, वही अपना काम नहीं करे तो क्या होगा बोलो। So that's the reason this is made for them. Okay, just give a halt of a minute and we'll start again. You can write on those who are writing. I'm not tying out this long. Please write your question answers. Okay, don't skip. Because just after some time, sir will come. Excuse me, ma'am. Please scroll down. Yeah, just. Is it enough? Which question do you want? This one? 128, ma'am. On 128. Yeah, no doubt. Okay, let's continue. So yeah, in India, a writ of mandamus can be issued against both officers as well as the government also. अगर कोई गवर्नमेंट बॉडी भी अगर अपना काम नहीं करती है तो हम गवर्नमेंट के बॉडी के अगेंस्ट भी केस कर सकते हैं। ओके, writ जारी कर सकते हैं। Now this is nothing but accountability, children. अगर किसी को जिम्मेदारी मिली है और वो जिम्मेदारी नहीं उठा रहा है तो उसकी जिम्मेदारी का वो जवाबदेह होगा। ठीक है, दैट्स द कॉन्सेप्ट है। चलिए नेक्स्ट इज 129 क्वेश्चन हियर, प्लीज ऑल ऑफ यू नोट डाउन। Jeopardy is different. It's a Latin term. It is. I'll explain it. Jeopardy. Next is fundamental duties were introduced in the Constitution by
दिस इज ऑलरेडी वी जस्ट नाउ स्पोक अबाउट इट कि आप नोट डाउन कर लीजिए 1976 42nd अमेंडमेंट में फंडामेंटल राइट्स इंक्लूड हुए, मतलब अमेंड हुए थे, सॉरी चेंज हुए थे, दैट इज दे, हाँ रिमूव हुआ था, वो भी लिख ले सकते हैं आप, राइट टू प्रॉपर्टी चेंज हुई थी। प्लीज मेक अ नोट चिल्ड्रन। क्वेश्चन नंबर 129, द फंडामेंटल राइट्स वेर अमेंडेड, okay, were introduced in the constitution by which amendment? 42nd amendment, and there they have changed the right to property. Next, when were the fundamental duties incorporated in the constitution? Again same year only. फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज दोनों का उस टाइम पर ही चेंज लाया गया था, एक्चुअली चेंज क्या इंक्लूड किया गया था ये टाइम पे, ओके। एंड अमेंडमेंट तो फंडामेंटल में आया था, बट डीपीएसपी सॉरी ड्यूटीज का जो लिस्ट है हमारी वो 1970 में इंक्लूड की गई थी, ठीक है ना, एंड इट बिकेम अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट इज द आइडिया ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज यूएस, ये कैसा हो गया ना, duties are from sorry fundamental rights are from USA, fundamental duties are from Russian constitution। अभी मैंने आपको क्या बोला था कि देखिए हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ओके ना, नो इट्स ओके, fundamental rights are different children, fundamental duties are different, do not अपने दिमाग से ये जरा मिसकंसेप्शन निकालिए, ये अलग कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो हुआ, ये अलग कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो हुआ। जब बात फंडामेंटल राइट्स की होगी यूएस पर क्लिक करना, ओके, यूएसए। कमिंग टू ड्यूटीज, रशियन कॉन्स्टिट्यूशन पर क्लिक करेंगे, एंड इट्स ऑल अबाउट प्रमोटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, हार्मनी, रेस्पेक्ट। ड्यूटीज की देखिए आपको बहुत सारा लिस्ट है भाई, आप अपने फ्लैग का रेस्पेक्ट करेंगे, आप जन गण मन गाएंगे, आप अपने एम्बलम को रेस्पेक्ट करेंगे, ओके। आप अपने देश के जो ड्यूटीज है, जैसे फॉर एग्जांपल अपने देश की इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छा रखेंगे और अपने एरियाज को हाइजीन एंड क्लीनलीनेस से मतलब मेंटेन करेंगे, ऑल दो सब सोशल ऑर्डर रखेंगे, किसी तरह के रॉइट्स नहीं करेंगे, और बहुत सारी चीजें हैं उसके अंदर, है ना। तो एक बहुत बड़ी लंबी लिस्ट है वो, इंशाल्लाह उसको डिटेल में एक बार पढ़ेंगे, नो डाउट अबाउट दैट। चलिए, दैट वाज एक्चुअली ब्रॉट अंडर incorporated with the 42nd amendment 1976। चलिए, फंडामेंटल ड्यूटीज डू नॉट एंजॉय व्हाट, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने आपको इससे पहले भी बताया कि डीपीएसपी पे अगर हमारे गवर्नमेंट के लिए जो प्रिंसिपल दिए गए हैं, अगर वो लोग वो प्रिंसिपल फॉलो नहीं करे तो क्या वो कोर्ट जा सकते हैं, हम कोर्ट जा सकते हैं। तो डीपीएसपी के लिए जैसा हम नहीं जा सकते, कई ऐसी चीजें हैं जो फंडामेंटल ड्यूटीज में भी ऐसी चीजें हैं जो अगर हम नहीं कर रहे तो सुएबिलिटी वहां पर नहीं है, इट्स नॉन जस्टिशिएबल होता। फंडामेंटल ड्यूटीज लीगल सैंक्शन नहीं इंजॉय करेगा, मतलब कभी होता ना कि भाई आप नहीं करे तो आपके ऊपर कोई ऐसा सैंक्शन नहीं लगेगा। दे आर मॉरल ऑब्लिगेशंस फॉर सिटीजंस टू फॉलो, प्रमोटिंग हार्मनी एंड रेस्पेक्ट टू द फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन। और पार्लियामेंट कैन एनैक्ट लॉज टू एनफोर्स देम इन सर्टेन केसेस। ऐसा नहीं है कि एनफोर्स नहीं कर सकता है, एनफोर्स कर सकता है, बट जस्टिशिएबल नहीं होगा, ठीक है ना, कर सकता है फ्यूचर में उसको एनफोर्स करने के लिए लॉज बना सकता है कि सफाई डेली होगी बोले तो होगी, और नहीं करने पर जुर्म कहला सकता है। ये आगे जाके हो सकता है, जो अपनी इंडिया करती नहीं है। जितना डालते डालो बेटा, गली तुम्हारे डैड की, हम कुछ नहीं कहेंगे, ओके। तो वैसे तो ये वाली तो फ्रीडम बहुत अच्छी है भाई, कचरा कहीं भी फेंक लो आप, तो कोई प्रॉब्लम, इसका तस्करा नहीं है फंडामेंटल राइट में, बट हम बना लिए उसको, ये हमारा जन्म, क्या बोलते हैं, जन्म से अधिकार है कि हम हमारे बाजू घर की गली में कचरा कूड़ा फेंक सकते हैं, उसके ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। चलिए, प्रोटेक्शन ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंडामेंटल ड्यूटी। देखिए, नेशनल फ्लैग, अरे रे रे रे, इससे पहले एक वाक्य होता है, बेचारे जब जब 15 अगस्त मनाते हैं या रिपब्लिक डे मनाते हैं, छोटे छोटे झंडे बेचारे सबको बांटते, और इतना ऑकवर्ड दिखता है ये जब पढ़ते कि सारे झंडे थोड़ी देर के लिए यहाँ बेचारे रहते अपने ड्रेस पे पिन करे हुए, बाकी पूरे फ्लोर पे सजे हुए रहते। तो वो चीज के बारे में यहाँ पर जब पढ़ते हैं तो मुझे बहुत सैड फील होता है कि भाई जब यहाँ पर आप बोल रहे कि प्रोटेक्शन होनी चाहिए किसकी, फंडामेंटल ड्यूटी बोल रहे हैं आप, वो भी है फंडामेंटल ड्यूटी क्या है, नेशनल फ्लैग की हमेशा इज्जत करनी चाहिए और नेशनल फ्लैग को हमेशा प्रोटेक्टेड रखना चाहिए, जो कि पूरा बेचारा जमीन के ऊपर क्रश हो जाता। तो अब ये स्टेटमेंट तो बेचारे बोलते वक्त थोड़ा शर्माते हुए बोलना पड़ा कि हम ऐसा नहीं करते, प्रोटेक्ट बेचारे को नहीं करते नेशनल फ्लैग को, थोड़ी देर के लिए खाली ऊपर कर लेके हंस लेते, गा लेते, एंड भूल जाते, फिर बाद में जो छोटे छोटे रहते वो कचरे कुंडी में फैले हुए दिखते।
सही है बात को? तो दैट इज व्हाट वी डू इज वेरी रॉन्ग। ऐसे फ्लैग्स छोटे छोटे बनाना ही नहीं चाहिए। ओके, और ऐसा बना रहे भी तो ऐसे बनाइए कि फिर बाद में आप उसको थ्रो करने लायक नहीं बनाइए कि प्रिजर्व हो वो। ओके, बट स्टिल वी डोंट नो हाउ दिस पीपल आर बिहेविंग ऑन दिस। और देखिए ये 51A क्लॉज ए में मौजूद भी है कि नेशनल फ्लैग का प्रोटेक्शन, उसकी इज्जत, उसकी हुर्मत आपको देखना है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता, बट नोबडी सीज दैट एंड दैट्स वेरी बैड। Citizens are required to respect and preserve the national flag. Preserve वर्ड तो मैं बोली थी, इधर आ गया। प्रिजर्व कहाँ से करेंगे बोलो? छोटे छोटे पेपर आए, चलो फेंको, फिर किसी को दिख भी जाता हो, उसके ऊपर से चले भी जाते, उसके बाद उठाते भी नहीं। हाँ, सब चले आते उसके ऊपर से, गाड़ियां चले आते, पैरा चले आते, सब चले आते, वहीं पड़ा हुआ रहता बेचारा वो। चलिए, अब ये एक्चुअली देखिए जो रियलिटी है, मैं वो रियलिटी बात करती हूँ। मैं गलत बोल रही हूँ क्या? बोलिए आप लोग। कोई भी ऐसे नेशनल डेज में जब भी ये सेलिब्रेशन होते ऐसे ही होता, थोड़ी देर के लिए तो ऐसा दिखता बस जान से प्यारा है ये, इसके बगैर तो जीवन ही नहीं हमारा, ऐसा लगा लेते। सही है। अब वो क्या रहता कि वो खुशी अलग ही रहती, मुझे भी दो, मुझे भी दो, मुझे भी दो, मुझे भी दो, दे दो, दे दो, दे दो, दे दो रहता। उसके बस 1 घंटे के शो के बाद उसकी बेचारी की हालत बुरी रहती। तो यू शुड नॉट प्रमोट दिस काइंड ऑफ एक्ट, बोलना चाह रही हूँ। एक फ्लैग रखो भाई, अच्छा रखो, हॉइस्ट करो, खत्म, बाय, सेलिब्रेट हो गया, उसकी रेस्पेक्ट कर दिए। छोटे 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 बना के सब नीचे डाल देने से तो बेटर है ना कि नहीं देना। So yeah, the ideals of the welfare state are, let me go with that. Ideals of welfare state are continued in. ये खाली आइडियाज बन के रह गए। हाँ, अगर हमारा यूथ अगर इसको रियली में सीरियस बना ले, माइंड में बिठा ले, तो शायद कुछ होने वाला है हमारे भविष्य में। ठीक है। आइडियल्स, आइडियल्स क्या होता है बेटा कि लाइफ में कुछ ऐसा बनूंगा या ऐसा बनूंगी, ये करके दिखा दूंगा या ये करके दिखा दूंगी। उसी तरीके से हमारे देश के आइडियल प्रिंसिपल्स जो डीपीएसपी में मौजूद है, वो कोई भी नहीं करते। आज मैं अगर बोलूं कि भाई चलो अपन सब मिलके एक हाथ जोड़ेंगे और अपन पूरे जो इंटॉक्सिकेशन शॉप्स है और पूरे जो ड्रग के अगेंस्ट है, अपन पूरे मिलके एक बात करेंगे एंड उसी एक बात पे यूनिफाई करके पूरे कंट्री में एक सिस्टम फैला देंगे कि बैन द ड्रग्स एंड बैन द अल्कोहल। लेट्स डू दैट। तो ये हमारा आइडियल प्रिंसिपल गांधी जी ने ही बोला है, बट क्या कोई खड़े हो रहा है? क्या कोई प्लान बना रहा है? ये बात गलत है। देखो हमने क्या किया, सारा कुछ काम ना गवर्नमेंट पे डाल दिया। हमसे है गवर्नमेंट, हम उनको बनाते हैं, हम असल पावर बूस्टर है। हम अगर ये बोल के बैठ जाए उन लोग क्यों करेंगे? उन लोगों को तो ऑलरेडी चेयर का जो सेका मिल रहा, उसके बारे में सोचेंगे उन लोग। ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। हम ही जागृति बताएंगे ना, अरे क्या कर रहे हैं आप ये बैठ के यहाँ पे बोल के। जैसा उन्होंने ब्लैक नोट बोल के नोटबंदी लाए, तो अपन उनको ये बोलेंगे सर बहुत अच्छा काम करे आप, नोटबंदी लाए, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जो काम आप नहीं कर रही, ये बंदी कब करते? आपका काम है ये बंदी करना। नोटबंदी करे बर्दाश्त कर लिए, बट ये भी बंदी करिए ना। ये शराब ड्रग्स क्या ये खुला रखने के लिए है? आपको प्रिंसिपल नहीं है क्या? आपके गांधी जी नहीं बोले क्या? ये कौन बोलेंगे? आप नोट बंद करिए, वेरी गुड, हमला मैनेज कर लिए, मानते। काला धन निकाले, ये काला पानी भी निकाल दो ना। हु इज गोइंग टू टेल दैट? वी ना। तो दैट्स व्हाट, ये सारा कुछ हमारे है ऑलरेडी, वेलफेयर के लिए है, बट कोई बात करने के लिए नहीं है। सी दैट। सो डीपीएसपी इज द वन विच इज एक्चुअली नथिंग बट आइडियल प्रिंसिपल्स व्हाट अर्लियर पीपल हैव गिवन। मैं तो बोली थी पहले ना जानते थे ये सब खराब था, लागू कर देना था पहले अम्बेडकर सर। यहाँ पे आके जरा मेरे को थोड़ा हर्ट होता, गांधी जी बोलना था होना ही नहीं, ये एबॉलिश करो पूरा बोल के। बट हाँ, वो बोलते हर इंसान से गलती होती है, कमाई से भी ज्यादा इंसान का वेलफेयर नहीं हो रहा। वेलफेयर देखिए, इससे पहले आप इकोनॉमिक्स जो भी यहाँ पर थोड़ा बहुत पढ़े उनको मालूम होगा कि हमारे एडम स्मिथ का रोल क्या था कि भाई उन्होंने हमेशा दौलत को इंपॉर्टेंस देते थे। पर मार्शल चाचा हमारे आके बोले नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, वेलफेयर का भी तो सोचो। कोई भी चीज बेच लेते क्या? कोई भी चीज बना के दे देंगे तुम ना? ऐसा नहीं होता। वही चीज बनेगी जिससे इंसान की वेलफेयर होगा, वो चीज नहीं बनेगी जिससे इंसान का खराबा होगा। तो अल्कोहल के लिए मार्शल सर ने नो 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 कहा है। तो इकोनॉमिक्स पढ़ने वालों को यहाँ पर आइडिया होगा कि हमारे अदर देन दैट सब्जेक्ट लाइक पॉलिटिक्स से हट के भी कुछ ऐसे हमारे ग्रेट टीचर्स रहे हैं जो पढ़ा के गए। एडम्स बोलते तो खाली वेल्थ बढ़ाओ बेटा, बढ़ाओ बेटा, बढ़ाओ बढ़ाओ बढ़ाओ, खाली कमाओ कमाओ कमाओ, जो बेचे बेचो। वो चल रहा रूल एक्चुअली इंडिया में, एडम स्मिथ का रूल चल रहा, जो कि नहीं होना चाहिए। वेलफेयर का केयर करना चाहिए। चलिए, now defective principles of state policy are directly concerned with, now what is directive, sorry this is spelling mistake, directive principle of state, DPSP are concerned with what they are saying preamble, let's read। देखिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल अगर आप लोगों ने थरोली कहीं पढ़ा है, पूरा पढ़ लिया है, मॉडर्न प्रिंसिपल्स, गार्डियन प्रिंसिपल्स, स्टेट प्रिंसिपल्स, व्हाटएवर,
पूरा सब कुछ पढ़ लिया बाद आपको पता चलेगा कि उसके अंदर हमारा वेलफेयर है, हमारे लिए जस्टिस है, हमारी लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी, सब कुछ हमारे डीपीएसपी हमको दे रहा है, बट गवर्नमेंट इसके ऊपर गौर और फिक्र नहीं कर रही, दे आर लीस्ट बॉदर्ड। वो एक हमारा बहुत बड़ा बैकलॉग और माइनस पॉइंट है। चलिए, दे गाइड द गवर्नमेंट इन रियलाइजिंग द विजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बट गवर्नमेंट का जो विजन है वही कुछ नजर नहीं आ रहा ना हमें, ना विजन ना मिशन, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा हम लोग को क्या विजन है अभी राइट नाउ की पार्टी का। चलो ऑपोजिशन पार्टी का भी ले लेंगे, दोनों पार्टीज का क्या होगा, कुछ विजन दिख रहा है आप लोगों को? वो तो नहीं है, फिर भी थोड़ा बहुत ऑपोजिशन अभी टाइम टेम्पररी ऐसा बोली, जब वो आती है फिर रूल में फिर पता नहीं वो विजन चेंज हुआ था। हिंदू राष्ट्र बनाना विजन है। हाँ, ये पॉइंट करेक्ट है, whoever have told it that's the correct answer there, that उनका विजन यही है कि हिंदू राष्ट्र बनाना है, बट हिंदू राष्ट्र भी बनाकर क्या मिलने वाला है? इफ दे अचीव आल्सो व्हाट आर दे गोइंग टू गेट आउट ऑफ दैट? न्यूक्लियर तो हमारे अबुल कलाम साहब ने दिया। हाँ, मेजोरिटी मुस्लिम ही है जो लीडिंग कैंडिडेट्स रहे हैं भारत के लिए। अब अगर वैसा सोचा जाए तो वी कैन प्रेज अवर मुस्लिम्स भैया। चलिए, नाउ टू whom does the president address in letter of resignation? आप किसको एड्रेस करेंगे? ये देखिए, ये सिंपल है एक्चुअली, चूज ये वाइस प्रेसिडेंट को करते हैं, बट जब रेजिग्नेशन की बात आएगी तो ये रेजिग्नेशन लेटर वाइस प्रेसिडेंट के पास ही जाएगा, प्रेसिडेंट का रेजिग्नेशन लेटर वाइस प्रेसिडेंट को जाएगा, अप्रूव की बात नहीं है, जस्ट जाएगा। किसके? फॉर्मेलिटी, यस, इफ यू वांट टू रिजाइन, किसको देंगे? कोई उससे हायर अथॉरिटी तो है नहीं, तो आने वाली हेयर अपेरेंट, देखिए जब मोनार्की में क्या रहता है, किंग रहता है, किंग की डेथ के बाद बेटा बन जाता है, तो ये तो स्टेटेड है कि नेक्स्ट हेयर अपेरेंट बेटा रहेगा, तो अब यहाँ पर कोई ऐसा मोनार्की सिस्टम नहीं है ना, तो अगर प्रेसिडेंट जाना भी चाह रहे तो उनकी चेयर वैकेंट हो रही तो नेक्स्ट कौन बैठने वाला है? उसी को दिया जाएगा ना। समझिए बात को, देखो भाई मैं निकल रहा हूँ, मैं रिजाइन कर रहा हूँ, तो आप उसके नेक्स्ट चेयर पर्सन रहेंगे, आप इसको समझिए, ये आपकी जिम्मेदारी है, तो आपको मैं दे रहा हूँ। ओके, सो दैट्स द रीजन, यहाँ पर इस लॉजिक से समझिए कि प्रेसिडेंट की रेजिग्नेशन लेटर विल बी हैंडेड ओवर टू द वाइस प्रेसिडेंट बिकॉज ही इज गोइंग टू बी द सेकंड पर्सन इन प्लेस इन केस इफ इट इज गेटिंग वैकेंट। ओके ओके, अगर इन ये दोनों भी नहीं है तो हु इज दैट? यस, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया विल टेक प्लेस, टेम्पररी सीट रहेगी उनकी, इवन तो वाइस प्रेसिडेंट की भी टेम्पररी रहती, बट टेम्पररी मीन जब तक के फिर से प्रेसिडेंट इलेक्टोरल कॉलेज से इलेक्ट ना हो जाए। राज्यसभा में दो अलग अलग हाउसेज है ना बेटा, अलग अलग हाउसेज के तो अलग अलग क्राइटेरियाज रहेंगे, ये इसमें मर्ज नहीं हो सकते, ये इसमें मर्ज नहीं होते, ये कोऑर्डिनेटिव पार्टनर्स है, देखिए कोऑर्डिनेशन है ये दो हाउस में, मर्जर नहीं हो सकते, ये प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये बॉडी है, ये भी बॉडी है, ये भी हाउस है, ये भी हाउस है, इनके काम जो होंगे इनके मुताबिक ही होंगे, इनके पास का ये आदमी इधर नहीं जा सकता, इधर इनका नहीं आ सकता, बट मर्जर नहीं हो सकता है, कोऑर्डिनेशन होता है ये दोनों के बीच, चाहे कोई भी बात होगी कोऑर्डिनेशन मस्ट है, कंपलसरी है, पार्लियामेंट राज्यसभा से बात करेगा, राज्यसभा पार्लियामेंट से भी डिस्कशन करेगा, जुडिशरी से भी करेगा, स्टेट लेजिस्लेचर भी इन्वॉल्व होंगे, बट यहाँ पर कोऑर्डिनेटिव एक्ट चलेगा, मर्जर एक्ट नहीं चलता, यानी कि कोई भी चीज आपकी इधर की उधर बैठ जा रही है, इधर जाके उन्होंने मिनिस्टर बैठा, नथिंग लाइक दैट। ओके, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये जो रेजिग्नेशन लेटर है हमारे वाइस प्रेसिडेंट के हैंड ओवर होगा, ये मेंशन्ड है आर्टिकल 56(1) में, प्लीज ट्राई टू मेक दैट नोट कि इट इज मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन दैट president have to hand over the resignation letter to the vice president according to 56 clause 1. प्लीज नोट द आर्टिकल्स ऑल्सो, कभी कभी क्या होता है क्वेश्चन होता है आर्टिकल डाल देते, तो लॉजिकल आंसरिंग भी देने के लिए आर्टिकल्स याद रहने चाहिए ना बेटा। नेक्स्ट, हाउ लॉन्ग कैन अ प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस रिमेन इन फोर्स? अगर प्रेसिडेंट ने कोई ऑर्डर पास कर दिया है तो वो 6 महीने तक लागू रहेगा वो ऑर्डर। देखो ये कैसे ऑर्डर थे बेटा, जो सडनली या किसी रीजन से या अर्जेंटली बनाए जाते हैं सम पर्पस। अब मेजोरिटी लॉज ऑलरेडी बने हुए हैं, ऑलरेडी मेड अप लॉज है, बट जहां पर समझ में आ रहा कि कुछ चाहिए, एक लॉ पास करना चाहिए अभी टेम्पररी बेस पर, तो वैसा 6 मंथ की वैलिडिटी रहता है। ठीक, नाउ लुक एट हियर, पहले तो दोनों हाउसेस का अप्रूवल मस्ट है और उसका पीरियड 6 मंथ रहेगा। ओके, दिस एंश्योर्स दैट ऑर्डिनेंस आर टेम्पररी मेजर्स अंटिल पार्लियामेंट्री अप्रूवल इज ऑब्टेन्ड। ठीक है ना, कभी कभी इन रेयर केसेस होंगे, हमेशा थोड़ी होगा, wherever it is required to whomsoever concerned बोलते ना, that way। चलिए, द प्रेसिडेंट कैन बी इम्पीच फॉर वायलेटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, इससे पहले भी मैंने पढ़ा दिया, तो जस्ट मेक ए नोट, सर आएंगे फिर परेशानी। हाँ, उसका भी रिमूवल होता है, एज आई टोल्ड यू दैट, कि अगर वो प्रूव होते हैं तो, बट उनके टाइम पीरियड तक नहीं होता, उसके बाद होता है, उनको प्रियोरिटी दी गई है, उनकी कैपेसिटी में नहीं होता, इनकैपेसिटी में होता।
अगर प्रूव हो रहा तो उनको सुनवाई होती बट उसका प्रोसीजर थोड़ा डिफरेंट था बिकॉज ये लोग हायर लेवल डिग्निटरीज है, तो इन लोग के हिसाब का जो इनका बुलावा रहता, समन रहता, वो थोड़ा डिफरेंट था, सुप्रीम कोर्ट के तहत ही रहता है, हाई कोर्ट में नहीं होता। नहीं, गवर्नमेंटल लेवल के जो भी केसेस होंगे सुप्रीम कोर्ट में हेल्ड होते, और उनके हिसाब से उनको समन्स अलग रहते, प्रोसीजर अलग रहते। सीआरपीसी जब आप पूरी तरीके से इंशाल्लाह बीएनएसएस जो अभी टर्न हो गया बीएनएसएस में, उसके अंदर अभी न्यू तरीके के पूरे प्रोसीजर्स वो करेगा, चेंजेस लाए, अमेंड करें। चलिए नेक्स्ट इज दैट ओनली वन थिंग, अगर उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट कर रहे हैं तो उनको इम्पीच किया जाएगा, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के सबसे हाईएस्ट ऑफिसर है, इसीलिए उनको अकाउंटेबिलिटी मस्ट भी है। So he should be very careful when he is dealing with his talks or his actions that president होने के नाते उनको constitutional जो उसकी humility है वो मेंटेन करते हुए, या उसकी जो डिग्निटी है उसको मेंटेन करते हुए काम करना पड़ेगा, उसके बियॉन्ड जाकर वायलेट करते हुए नहीं कर सकेंगे वो, एंड उनको निकाल दिया जाएगा। ये क्वेश्चन थोड़े थोड़े रिपीटेड है, ये सारा कुछ आपको मालूम, ऑल द इमरजेंसीज कैन बी लागू किए जा सकते हैं प्रेसिडेंट। No, all the emergencies can be declared by the president. Just write that sentence. Yeah. The oath of office is conducted to the president by, again, your Chief Justice of India. जब हमारे प्रेसिडेंट शपथ लेते हैं, ओके, प्रेसिडेंट लेते हैं, सारे ऑफिसर शपथ लेते हैं, ठीक है, शपथ ग्रहण होता है, ठीक है ना, सबको मालूम होगा ना शपथ ग्रहण। तो शपथ ग्रहण में जब प्रेसिडेंट लेते हैं तो उसकी शपथ ग्रहण हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया लेंगे, प्रेसिडेंट की। देखो भाई, इसीलिए कि अगर जब प्रेसिडेंट ना हो या वाइस प्रेसिडेंट ना हो तो नेक्स्ट लेवल तो उनका ही है ना, तो सीजीआई इज द कंसर्न, प्लीज कम इन, whatever left out notes are there you have to copy from the friends ma. So okay, CGI will be the responsible person, he is the senior most judge of the court and that to Supreme Court, and he will be given that authority to take the oath. When a bill is presented to the president, he can send it back for reconsideration. भाई अगर मनी बिल को छोड़ के कोई भी, बहुत सारे चीजें हैं बिल्स में, मतलब बिल्स बोले तो क्या, कई लॉस चेंज हो रहे हैं, कई चीजें चेंज, अब मैं बीएनएस बदलना चाह रहा हूँ, आईटीसी बदल के बीएनएस करना चाह रहा हूँ, बिल हो गई, तो बोलना ये चाह रहे कि कोई भी तरह की बिल अगर प्रेसिडेंट करने पहले जाएगी, प्रेसिडेंट देखेंगे, उसके बाद अगर उनको लग रहा कि समझ में नहीं आ रहा, फिर से रिकंसिडरेशन पार्लियामेंट को भेज सकती हो, रिकंसिडर करो, मतलब कुछ चेंजेस लाओ इसके अंदर, ये ऐसा नहीं ऐसा है बोल, और वो जुडिशरी से भी अपडेट ले सकती है, जुडिशियल रिव्यू के द्वारा, ठीक है। और देखिए व्हाटएवर, अब वो सेंड बैक करेगी, बट व्हाट इज द नेक्स्ट इज देन इफ द प्रेसिडेंट हैज ऑब्जेक्शन और सीक क्लैरिफिकेशन ऑन सर्टेन प्रोविजन, तभी वो भेजेंगे, रीजन रहना होगा, ठीक है ना। Yeah, boys, please make a note. If Parliament passes the bill again, the President is obliged to give the assent. Second time पे जब पार्लियामेंट उसको रिकंसिडर करके भेजती है, तब प्रेसिडेंट पे लागू हो जाता है कि उसको यस बोलना, असेंट देना। हाँ, सेकेंड टाइम में देना ही देना। तो रीजन देना उन्होंने क्यों नहीं दे रहे बोल, देना पड़ता हूँ, क्लैरिफाई करो कि क्या वजह से आप इस बिल को यस नहीं बोल रहे हैं, तो वो डिस्कशन होगा, both the houses will sit across and make sure कि डिस्कस करके बात करेंगे। Now the vice president of India can be removed from his office. अब vice president ये already has schedule right? तो राज्यसभा थ्रू रेजोल्यूशन पास राइट, हाँ ये हो गया। New questions are repeated मा। ठीक, यहाँ पर कंफ्यूज कर रहे हैं आपको, इससे पहले ये क्वेश्चन आया था बट वहां पे लोकसभा दे दी, अब पार्लियामेंट दे दी, बोथ आर सेम। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा बोले थे, अब वो पार्लियामेंट दे दी, दोनों सेम है, ठीक है ना। नेक्स्ट, टू होम आर द मिनिस्टर्स इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबल, प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट का नहीं अथॉरिटी है उनको निकालने की, उनको चूज करने की, तो दिस इज व्हाई, so yeah, ministers are individually responsible to the president, they hold the office at the pleasure of the president and must advise and assist in the administration of their department, क्योंकि हमारे प्रेसिडेंट ही उन्हें इलेक्ट करते हैं, तो प्रेसिडेंट ही क्वेश्चनेबल रहेंगे, कि अकाउंटेबल रहेंगे ये लोग कि बताओ क्या किया और क्यों नहीं किया, और कुछ करना लाइक एक्ट एंड ओमिशन की क्वेश्चन प्रेसिडेंट करेंगे एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल टू आंसर। द ऑफिस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर इन इंडिया हैज अ, read the options, has a constitutional base, has a statutory base, has a conventional basis, none of the above. See, बात कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस है क्योंकि पूरा कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में मौजूद है कि प्राइम मिनिस्टर कौन रहेंगे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कौन रहेंगे, उनका प्रोसीजर क्या रहेगा, पूरा स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट क्या रहेगा, ओके, फेडरल यूनियन सारा कुछ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मौजूद है, दैट्स व्हाई दैट अथॉरिटी इज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस,
अगर हम बात अगर स्टैट्यूटरी बेसिस कर रहे हैं तो सिर्फ वो चीजें आ जाती है। स्टैट्यूटरी मीन कानूनी, ओके, कानूनी। आप बोलेंगे मैम कानूनी और कॉन्स्टिट्यूशनल डिफरेंस में, यस, सारा कुछ जो बुक में लिखा हुआ है वो प्रोसीजर, वो स्टैट्यूट और वो सारा कुछ मामला है वो कॉन्स्टिट्यूशनल कहलाएगा, ओके। और अगर कोई गवर्नमेंट के बनाए हुए कुछ रूल्स और रेगुलेशन किसी गवर्नमेंट कंपनी या फिर ऑर्गेनाइजेशन का है तो वो स्टैट्यूटरी कहलाएगी। जैसे कि इलेक्शन कमीशन एक स्टैट्यूटरी बॉडी है प्लस कॉन्स्टिट्यूशनल, दोनों। हाउ कम मैम? उसके ऊपर कानूनी प्रोसीजर है प्लस वो कॉन्स्टिट्यूशन में भी अवेलेबल। बट मैम इसका फिर वोट को, राइट ऑफ वोट को फंडामेंटल नहीं बोला गया है। क्यों नहीं बोला? क्योंकि वो स्टैट्यूटरी राइट है आपका। स्टैट्यूटरी मीन्स आपका कानूनी अधिकार है, ओके। इसके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन, नहीं, कानूनी अधिकार है वो आपका, स्टैट्यूटरी राइट्स में आता हूं। वेरिएशन बता रही हूं मैं आपको, वेरिएशन है। फंडामेंटल के लिए तो फंडामेंटल मतलब बहुत इंपॉर्टेंट, मस्ट मस्ट कंपल्सरी। फंडामेंटल में नहीं डाले उन लोग, स्टैट्यूटरी राइट्स में डाले। यानी अगर आप नहीं भी दे रहे हैं वोट तो आपके ऊपर कोई जुर्म तो नहीं बन रहा ना। अगर आप, मैं नहीं दे रही हूँ वोट, अगर फॉर एग्जाम्पल, अधिकार है आपका। हाँ, वो छीन नहीं सकते उन लोग, नहीं छीन सकते। अगर कोई आपको वोट नहीं करने दे रहे हैं आप क्यों कर सकते हो? स्टैट्यूटरी राइट भी है तो यस इट इज सुएबल, ओके। बट फंडामेंटल में नहीं डाले वो लोग, खाली 6 है फंडामेंटल राइट, ठीक है। कंफ्यूज करते हैं आप लोगों को। फंडामेंटल राइट भी डाल देंगे, स्टैट्यूटरी राइट भी डाल देंगे, वोट, राइट टू वोट। तो आपको स्टैट्यूटरी पर टिक करना है प्लीज, फंडामेंटल पे नहीं, ठीक है। फंडामेंटल आप रट लो ना, 6 है, ठीक है। प्लीज मगेट आप वही पॉइंट जो एग्जैक्टली लिखा हुआ है वही बुक में, उसको ही हम टिक करेंगे एज ए फंडामेंटल। आर्टिकल्स में है, देखो आप ये समझ जाइए। 74 एंड 75 बता रहा है कि पीएम की ऑफिस एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस पर बनाई गई है। पार्लियामेंट बिल पास कर सकती, पार्लियामेंट सोचना ना इस बारे में। आपका ख्याल है बट उनका भी सेम ख्याल मैच होना ना, माइंड मैचिंग होना ना, वैसा रहा तो इंशाल्लाह हो सकता। नहीं, एक्चुअली राघव चड्डा फ्यू डेज अगो उन्होंने कहा है कि पार्लियामेंट में कहा उन्होंने कि जब हमारे एजुकेशन क्राइटेरिया ऐसी है कि बिना किसी एंट्रेंस टेस्ट के कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं लिख सकता, तो कैसे इतनी बड़ी ऑथराइज्ड सीट को आपने बिना किसी क्वालिफिकेशन के अलग करने की प्रोविजन दे दिया। एग्जैक्टली। नो नो नो, ऐसा नहीं है कि योद्ध बात नहीं कर रहा है, बात कर रहा है, बट क्या है मालूम कि एकजुटी नहीं हो रही, यूनिटी नहीं मिल रही उनको। राघव के ताल्लुक से बात करेंगे, कोई उनके फेवर में बात करेंगे, कोई ऐसा कोई खड़े नहीं। इवन तो उन्होंने ये भी बात की है पार्लियामेंट में कि जैसे टेक्निकली हम एनहांस हो रहे हैं, जैसे आप लोगों ने क्यूआर कोड से पेमेंट को लागू किया है, तो व्हाई नॉट गो विद द वोट्स विद द फिंगरप्रिंट। उन्होंने कहा है कि डिजिटली क्यों नहीं उसको कर देते, एवरीबडी कैन सिट एट होम एंड पुट द वोट। बट अभी देखो जहां पर इन लोग के मतलब की बात रहेगी ना, वो नहीं लागू करेंगे, दैट्स नेचुरल, ओके। हाँ, तो बात काला धन करके हम आपको क्यूआर कोड पे ला दिए, हाँ सब कुछ कर सकते। हाँ, तो जब ये भी बात है कि लो सेक्ट वाले लोग कैसा सीखेंगे, तो सब सिखाते, हम इंडिया को सब सिखाते बोले, तो जब सब सिखा दिए तो वोटिंग भी फिंगरप्रिंट से हो सकती ना, वो क्यों नहीं सिखाते? बिकॉज देयर दे हैव सम ग्लिच ओवर देयर। समझ आ रहा ना? लॉजिकली सोचने वाली बात है कि उन लोग का भी प्रॉब्लम हो जाती फिर। सी we all should change actually। मेरे एक से क्या होता, everybody should change, that can bring some great change। सबको चेंज होना चाहिए। अब देखिए करते क्या हमारे जीएचएमसी वाले, पूरा रोड खराब फोड़ देते, तोड़ देते, जस्ट फॉर प्रिपेयरिंग अ स्मॉल पाइपलाइन आई थिंक सो। उसके बाद वो वैसे ही रख देते, मेजोरिटी डेज आप देखेंगे वो वैसे ही डंप रहता वहां पर, कोई आपको रिएक्शन नहीं मिलता जीएचएमसी के पास से कि उसको फिलअप करने के बाद लेवलिंग करके या उसको फिनिशिंग नहीं करते, वैसे ही पड़े रहते उसके हाँ। तो अब वो प्रॉब्लम हो जाती। फिर जब एक्सीडेंट्स होते हैं तो पुलिस आके चाना लेके खड़ी जाती है, दे डोंट इवन गो एंड थिंक के इसका रूट कॉज क्या है। इसका रूट कॉज पुलिस को सोचना चाहिए कि जीएचएमसी गाड़ियां चल रही क्यों गलत, क्योंकि जमीन की जो रोड है बनवट है, वो पडल 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 जर्क्स ले रही इधर से उधर, उधर से उधर, फिर लंबे लंबे यूटर्न, तो वो उससे भी इतनी परेशानी होती है बेचारों को, फुल तेजी से जाते, इधर से उधर जाना रहता, ऑल दो स्टफ आर देयर। उसके ऊपर बैठ के कोई पॉन्डर करे तो ना, दैट इज द थिंग ओवर हियर। A candidate to the membership of Lok Sabha, now look here, a candidate to the membership of Lok Sabha should not be less than, ये हम ऑलरेडी पढ़े हुए हैं,
25 एंड प्रेसिडेंट के लिए 35. This is also mentioned in 84B in the of the constitution. Please note the articles. Articles are very important. Next, what is the number of seats allotted? Still you have time, children. What is the number of seats allotted to scheduled tribes in Lok Sabha? Please. Yes, scheduled tribes in Lok Sabha will have 30 seats over there. हाँ, सिर्फ 30 पीपल नहीं, वो राज्यसभा के 12 अलग है. वो खाली प्रेसिडेंट चूज करेंगे अपने भी उनके हिसाब से, प्रेसिडेंट की मर्जी है वो. सी 238 कंपलसरी है, स्टेट लेजिस्लेचर से जाएंगे 238. बचे कुछ जो 12 है वो एक्चुअली प्रेसिडेंट अपने स्पेशल उनके उसके लिए क्राइटेरिया सेलेक्ट करते हैं कौन क्या रहेंगे. ये खाली क्वांटिटी है, कितनी क्वांटिटी के लोग शेड्यूल्ड ट्राइब्स में रहेंगे, एसटीज में रहेंगे. यस, पॉपुलेशन के ऊपर रहता है. चलिए, हाउ मेनी टाइम्स एटलीस्ट एज अ पार्लियामेंट टू मीट इन अ ईयर, कितने बार पार्लियामेंट मिनिमम मिल सकता है? पार्लियामेंट की बैठक मिनिमम एक साल में कितने बार होना चाहिए? ट्वाइस. तो सेंटेंस लिख लीजिए आप, द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया मस्ट मीट एट ट्वाइस, एटलीस्ट ट्वाइस अ ईयर. एटलीस्ट है, जरूरी नहीं है खाली ट्वाइस बोल के, एटलीस्ट कम से कम. ओके, कम से कम 2 बार मीटिंग बिठा सकती है साल के अंदर, बल्कि ज्यादा से ज्यादा कितने भी बना लो, नो प्रॉब्लम, बट मिनिमम 2 बार तो बैठना ही बैठना. ऑब्वियसली वो तो ज्यादा होता ही होगा, अब हम बोल रहे हैं ऐसा. So this is to ensure the legislative business and government accountability continue regularly. एक sentence में लिख लीजिए please. The parliament must sit twice in a year. The term of Lok Sabha may be extended by. अब यहाँ पे कई को टर्म एक्सटेंड करना चाहे, 5 years तो है ऑलरेडी. अगर कोई नेशनल इमरजेंसी आती है तो 1 साल के लिए एक्सटेंड किया जाता है, जैसे 5 साल के बजाय 6 साल. अम्मा कोई भी नेशनल इमरजेंसी बताओ, नेशनल इमरजेंसी नहीं, इन केस बता रहे हैं आप. कॉन्स्टिट्यूशन बोल रहा है कि अगर किसी 83 आर्टिकल में बोला जा रहा है कि अगर नेशनल इमरजेंसी लागू हुई तो वो जो पार्टी रूलिंग पार्टी रहेगी उसको 1 साल बढ़ाकर रूल करने दिया जाएगा. 5 के बजाय 6 साल यूज कर ले सकते हैं, बट 1 ही साल ज्यादा एक्सटेंड कर सकते हैं, नॉट मोर देन दैट. आई थिंक सो, यस. इंदिरा गांधी लाइफ है ना, यस. 72 आई थिंक, 75 72 समवेयर दैट एरा ओनली. जब इंडो पैक की वॉर चल रही थी ना, वो सेटलमेंट में हो रहा था. दिस इज प्रोवाइडेड अंडर दिस आर्टिकल. प्लीज मेक अ नोट, 6 months आफ्टर द इमरजेंसी हैज एंडेड. पहले इमरजेंसी एंड होगी, 6 महीने उसके बाद लिए जाएंगे, देन इट विल बी एक्सटेंडेड. नेक्स्ट, द स्टेट विच हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ लोकसभा मेंबर. अब ये भी है, पॉपुलेशन ज्यादा है ना तो ज्यादा लीड करने दे रहे हैं उनको, ठीक है ना. ऐसा लॉजिक लेके जाइए आप. यूपी में ज्यादा लोग हैं तो ज्यादा दे रहे हैं आपको सीट, लोकसभा मेंबर ज्यादा यूपी के रहेंगे. करंटली 80 सीट्स है लोकसभा में यूपी से. हाँ, मेक अ नोट. या सच एक्सटेंशन कैन कंटिन्यू अंटिल 6 months आफ्टर द इमरजेंसी ऑल्सो. मतलब इमरजेंसी खत्म भी हो गई है तो भी एक्सटेंशन जारी रहेगा अनदर 6 months तक भी. या यूपी इज हैविंग 80 सीट्स इन लोकसभा करंटली. ये करंट अफेयर में भी पूछा जा सकता है. 80 सीट्स यूपी से बैठेंगे, यूपी के मेंबर्स 80 रहेंगे. यानी लोकसभा के मेंबर्स में से 80 पीपल आर फ्रॉम यूपी ओनली. मनी बिल एंड फाइनेंस बिल डिफर इन दैट. व्हाट मनी बिल क्या होती है, फाइनेंस बिल क्या होती है, पूछा जा रहा है. ओके, नाउ ऑप्शंस आर, a finance bill is only an ordinary bill. A finance bill can be introduced in Rajya Sabha. A finance bill can effectively rejected by Rajya Sabha, whereas money bill cannot. ये तो मनी बिल के बारे में तो मालूम है कि रिजेक्ट नहीं कर सकते, फाइनेंस बिल रिजेक्ट हो सकती है, ये एक डिफरेंस है. ओके, फाइनेंस बिल क्या होती है मैम? फाइनेंस इज नथिंग बट लोन. हाँ, बट बात भारत के बजट की आ रही, मनी बिल है, अलग होता है. ठीक है, आप ऑलरेडी जो यहाँ पर फाइनेंस में पढ़े हुए कॉमर्स में, यू नो, तो उनको थोड़ा आइडिया होगा व्हाट इज कॉल्ड मनी बिल, व्हाट इज कॉल्ड फाइनेंस बिल. फाइनेंस इज नथिंग बट किसी को लोन दे रहे हैं, ठीक है, क्रेडिट्स. यस, कमिंग टू मनी बिल इज भारत का जो पैसा है और इसका यूटिलाइजेशन कहाँ पर क्या होगा, वो वाली बिल को रिजेक्शन नहीं होगी. फाइनेंस की बिल रिजेक्ट हो सकती है, नहीं भाई इतना लोन हम ये स्टेट को फलाना फलाना को नहीं देंगे. ओके, एग्जाम्पल के तौर पे. भारत सारे स्टेट्स कहाँ है, भारत से तो हर देश का डेवलपमेंट उन्हें सेंट्रल से मांगता. आपको मालूम है ना ये बात, कि जब सीएम्स है वो लोग क्या करते हैं, भाई हमारे स्टेट का ये बजट है, ये डेवलपमेंट हमारा इरादा है, हमारे ये सारे प्रोजेक्ट्स है, हम ये 100 ईयर्स में करना चाह रहे,
तो सेंट्रल पे जब बजट की बात होती है तो वो लोग उस बजट में से अपना हिस्सा मांगते हैं, हमारे स्टेट लेवल पे ये हमको डेवलपमेंट करना है, दीजिए। अब चंद्रबाबू नायडू के बारे में मालूम ही होगा, रिसेंटली जो उन्होंने सैंक्शन करा अपने लिए, तो वो है फाइनेंस बिल। ओके, वो चाहे तो रिजेक्ट भी हो सकती है, नॉन रिजेक्टेबल भी हो सकता, मतलब रिजेक्ट भी कर सकते हैं उसको और पास भी कर सकते हैं, बट मनी बिल ऐसा रहता है नहीं रिजेक्ट होगी। दैट इज ओनली डिफरेंस बिटवीन फाइनेंस बिल। Legal aptitude, yes, fine. We have the legal aptitude left out PDFs. Last was 7th day. Now I'll stop here and then we can proceed then. Sure. Yeah, tell me, what was the question? फाइनेंसिंग द स्टेट लेवल पे जो बिल्स होते हैं, किसी भी स्टेट को जो पैसा पार्लियामेंट डिसाइड करती कि कितना पैसा किस स्टेट पर यूज किया जाएगा, ठीक है ना, ये होती आफ्टर द बजट इज डन, देन ये लोग डिसीजन लेते। तो कभी कैसा होता, कोई स्टेट भी बोलता भाई मेरे एरिया में मेरे को ये डेवलपमेंट करना है, तो मुझे इतना चाहिए पैसा, तो जरूरी नहीं है कि उन्हें एक्सेप्ट ही करना। फाइनेंस की जो बिल रहेंगी जरूरी नहीं है कि वो एक्सेप्टेबल होना, कभी यस भी हो सकता, कभी नो भी हो सकता। बट मनी बिल जो होती है, जो जनता का पैसा जो गवर्नमेंट के खजाने में आता, ट्रेजरी में आता, उसका यूटिलाइजेशन वो अलग मैटर होता है। ओके, वो बिल जो पार्लियामेंट पास करती मनी बिल के ताल्लुक से, वो रिजेक्ट हमारे प्रेसिडेंट नहीं कर सकते। ओके, डेवलपमेंट के लिए जाता ना, बट अगेन सी देयर इज अ कॉन्ट्रडिक्शन ओवर हियर। एग्जैक्टली, तो बट स्टेट अगर कोई दे रहा है, पास कर रहा कोई पॉइंट, तो उस पर रिजेक्शन हो सकता ना, वो बोल रही मैं। अगर उन्होंने जो चीज का डिसीजन ले लिया दैट इज ऑथेंटिक, वो नहीं बदलेगा, बट अगर कन्वेंसिंग पावर रहा तो किसी सीएम में वो भी कर सकते हैं, बोलना चाह रही हूँ, ठीक है ना। इट डील्स विद सी टैक्सेशन, गवर्नमेंट स्पेंडिंग, ये है फाइनेंस बिल। क्या है ये, रिजेक्ट हो सकती है ना बेटा। ओके, यस, उसका आर्टिकल था ना 86, नोट करें आप। So next question, done now, 52 is done. We'll give a break of 5 minutes and we'll go with legal aptitude. All right? Is it okay? 5 minutes, you can have some water and come back so that we'll start with legal aptitude. Another 20 minutes are there, just briefly we'll go. Let me know.
थोड़ा ये सब ये सही सेट करो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अभी जैसा अपन लोग है ना ऑनलाइन स्टूडेंट 26 मेंबर्स ही है। जबर इन लोगों के पूरे नेम्स बताओ मेरे को, नेम्स इधर है, यही है ना नेम, दे होस्ट। मैं आप लोगों को आज है ना एक थोड़ा इसको ऐसा कर दो ना, बस ऐसा नहीं होता है ना, बस है। बस डन। करंट अफेयर्स के रिगार्डिंग थोड़ी बात करना है। करंट अफेयर्स के लिए खासकर करंट अफेयर्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें 30 मार्क्स अपन पूरे के पूरे 30 मार्क्स अपन स्कोर कर सकते हैं। करंट अफेयर्स बहुत एक की सब्जेक्ट है अपने लिए, ठीक है। करंट अफेयर्स में कैसा रहता है, हमें सिर्फ और सिर्फ 2025 और 2026 के जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई 17 तक का इतना ही कवर करना रहता हमें। तो मेरे हिसाब से करंट अफेयर एक 1 मंथ में 7 to 8 12 क्वेश्चंस, मैक्सिमम 12 क्वेश्चंस एक महीने में पूछता। बाद में 12 पूछता, किसी में 10 पूछता, किसी में 8, किसी में 9 ही बनाते। क्यों बोलते करंट अफेयर्स का मतलब अभी रिसेंटली क्या हुआ, जैसा कि स्कीम्स रहते हैं और है ना, जैसा कि है ना G20 सबमिट्स रहते हैं, उसके रिगार्डिंग करंट अफेयर्स आते हैं। तो मैं आज है ना करंट अफेयर्स का थोड़ा देख रहा था। TG लॉ सेट में जो लास्ट पेज में करंट अफेयर सब्जेक्ट है, लास्ट पेज में सिलेबस है करंट अफेयर बोल के उसका, वो मत यूज करिए, वो अपने को वर्थ इट नहीं है। वो 2024 का है पूरा, मैं चेक कर रहा हूँ आज बैठ के, पूरा 2024 का, मतलब 2024 के सिर्फ और सिर्फ सबमिट जो होगा, जैसे कि G20 सबमिट्स वगैरह वो पूछते, वो आप लोगों को मैं एक शॉर्ट लिस्ट करके दे दूंगा। 24 में एक बहुत से बहुत एक 20 सबमिट्स हुए, वो अपन मुंह जबानी याद कर ले सकते हैं 20 सबमिट्स को, तो ठीक है। तो आप ना जहन में ये रख के चलिए करंट अफेयर्स को, उसका कॉलम पूरा TG लॉ सेट, आदित्य लॉ सेट, VGT लॉ सेट, जो भी आप लोग का है वो करंट अफेयर्स मत पढ़िए, स्किप करिए टोटली वो, ठीक है। अपने को वर्क होने वाला नहीं है। अभी मैं आज बैठ के कुछ है ना करंट अफेयर्स का एक PDF बनाया, वो पूरा जनवरी से लेके 2025 जनवरी से लेके अप्रैल की 2026 तक बनाया मैं पूरा। जैसा कि 2025 जनवरी 2025 के पूरा 12 मंथ्स कराऊं और जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल 4 मंथ्स ये कराऊं। तो पर्टिकुलर एक में किसी में 10 है, किसी में 12 है, और किसी में क्या हो रहा है, जैसा कि है ना, जैसा कुछ स्कीम्स है जो एवरी मंथ कैसा भी आती, जैसा कि प्रजा पालना बोल के एक स्कीम है अपना तेलंगाना का, वो एवरी मंथ आएगा। तो वो स्कीम असल क्या है बस आपको मालूम रहेगा, तो बस है वो स्कीम का हर मतलब एवरी मंथ में आया तो आपको पढ़ के याद रखने की जरूरत नहीं है, तो ठीक है। तो अभी इसमें करंट अफेयर को कैसा अपने को कवर करने का है, तेलंगाना का करंट अफेयर पूरा बनाऊंगा। जैसे अभी मैं तेलंगाना का बनाया 2025 से लेके 2026 के अप्रैल तक एक तेलंगाना का करंट अफेयर बनाया हूं मैं। एक वैसी ही इंडिया का करंट अफेयर बनेगा, तो उसमें भी उतना ही रहता है, लेकिन अपने को पढ़ना है, ठीक है। और एक वर्ल्ड का करंट अफेयर होगा, ठीक है। लिमिटेड रहेगा एक, जैसा कि है ना 80% 70% तेलंगाना का करंट अफेयर होगा, 20% इंडियन करंट अफेयर होगा, 10% वर्ल्ड करंट अफेयर होगा। तो मैं पूरा बना के सेट करूंगा। तो आप लोग को क्या करना है, अभी से रीड कर लेते जाना है, अपने नोट्स बनाना है। जैसा कि हम लोग है ना डिसाइड किए कि है ना 1 मई टू 10th में जो ऑनलाइन क्लासेस रहेंगे, 3 आवर्स के ऑनलाइन क्लासेस रहेंगे, फिर 2 आवर्स ऑफलाइन क्लासेस रहेंगे। जो 3 आवर्स ऑनलाइन क्लासेस रहेंगे उसमें से 1 आवर करंट अफेयर होगा। तो वो हम लोग जब आप लोगों को रिवाइज कराएंगे, तो आप लोग खुद के एक नोट्स बना लिए, उसके बाद फिर अब हम लोग रिवाइज करें तो जहन में अच्छा बैठ जाता। एक मोटा मोटा ये हिसाब लेके चलेंगे कि अपने को करंट अफेयर से क्या फायदा है। करंट अफेयर से देखा गया तो क्या फायदा है, अगर अपन लोग, अगर आप लोग एक मिनिमम एक 25 या 28, मेरे हिसाब से 30 के 30 ला सकते तुम लोग करंट अफेयर में, कोई भी ला सकता करंट अफेयर में, 30 के 30 ला सकते। क्यों, ये आप लोगों को बड़ा उतना बड़ा है ना पोर्शन नहीं रहेगा, इजिली तुम लोग कवर कर लोगे, इजिली हो जाएगा वो। तो करंट अफेयर को है ना अपने को मैक्सिमम करंट अफेयर को ही फोकस करना है। उसके बाद अगर तुम लोग 25 मार्क्स अगर करंट अफेयर में ला लिए, 10 मार्क्स इंडियन पॉलिटी में ला लिए, 10 मार्क्स इसमें ला लिए, किसमें लीगल एप्टीट्यूड में ला लिए, कितने हो गए 45। ज्योग्राफी इसमें 6 to 8 क्वेश्चन आ गए, उसमें से 5 अगर तुम लोग ज्योग्राफी ला लिए तो कितने हो गए 50 ये हो गए। अभी आप लोगों का जी के बचा, जी के 10 क्वेश्चन पकड़े, उसमें भी 5 पकड़े तो 55। फिर उसके बाद आपका बचा मेंटल एबिलिटी 10 पकड़ लो, 10 में से अगर आप लोग वो भी 5 कर लिया तो 60। फिर उसके बाद अभी कौन सा बचा मैम, पैसेजेस बचे, 5 मार्क्स के पैसेजेस, उसमें 3 में कर लिया तो
आंसर्स पैसेज के अंदर ही आंसर्स रहते, तो पैसेजेस भी अगर तुमने 10 पैसेज में से 5 ला लिए तो 70 मार्क्स ला लिए। अगर कोई भी 120 में से 70 मार्क्स ला लिए, गारंटी दे रहा हूं विद इन 1000 रैंक आता आप लोगों को, विद इन 1000 रैंक। जो कॉलेज बोले हैदराबाद में कॉलेज देना आप लोगों को, और विद इन 1000 रैंक ला ली। 100 में अगर रैंक आ गया 999 आ गया, 888 आ गया, 777 आ गया, कुछ भी अगर ऐसा रैंक आ गया 100 में, अच्छे से अच्छे यूनिवर्सिटीज कॉल करते, मैसेजेस करते, मेल करते, नलसार करता। अगर 100 में रैंक लेके आए तो आप लोग वहां से भी कॉल्स वगैरह आते, तो वो हिसाब से लेके चलना है। तो सबसे ज्यादा अपने को ब्रॉड कोर्स है, करंट अफेयर्स है, तो करंट अफेयर्स पे फोकस करिए। यही बोलने आया था मैं अभी आप लोगों को, विद इन 5 मिनट्स में करंट अफेयर्स के लिए डाल दूंगा अपने ग्रुप में, तो करंट अफेयर्स को फॉलो कर लेते जाइए, ठीक है। चलिए अभी अभी मैम आप लोगों को थोड़ा ओरल जाएंगे। मैम थोड़ा ओरल में थोड़ा ऑनलाइन वालों के लिए भी पूछिए। 30 मार्क्स करंट अफेयर्स रहते क्या? नहीं वैसा नहीं रहता, हर एक मार्क्स के लिए एक क्वेश्चन। 14 मंथ, 14 नहीं, ये 4 मंथ्स और वो 12, 16 मंथ, एग्जैक्ट 16 मंथ, और बाकी के 17 दिन का भी पूछता। 17 में कोई एग्जाम है ना, तो 17 जो 17 दिन रहेंगे उसके बारे में भी पूछेंगे करंट अफेयर्स, तो आप लोग याद रखिए। कल पूछता ऐसा इंपॉर्टेंट कुछ रहते वैसा देंगे। और मैं करंट अफेयर्स के लिए एट द टाइम आखिरी 3 दिन पहले आप लोगों को वीडियोस डालना स्टार्ट करूंगा। तो करंट अफेयर्स के लिए जो पीडीएफ दे रहा हूं, पहले पीडीएफ का कंप्लीट करना है नोट्स, फिर मैम पढ़ाएंगे, मैम का है ना आप लोगों को है ना रिवीजन करना है, फिर उसके बाद वीडियोस भी देख के जाना है। तो करंट अफेयर्स में सीधा सीधा 30 में से 30 आना अपने को पूरे इंशाल्लाह, ठीक है ना। तो करंट अफेयर्स का अभी से करंट अफेयर्स पे वर्क स्टार्ट करना स्टार्ट करिए। करंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज पे स्टार्ट करिए। जो सेल्फ प्रिपरेशन जो आप लोग जैसा डेली में जैसा 3 घंटे का माइंडसेट आप लोग बनाओ बोला, 1 घंटा पेपर सॉल्व करना है, 1 घंटा आप लोगों को 1 आवर आप लोगों को है ना पेपर सॉल्व करना है, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है। 1 आवर आपको वीडियोस देखना है, जो पुराने वीडियोस अभी तक जितने भी अपलोड हुए ना वो वीडियोस देखना है आपको। उसके बाद आप लोगों को है ना जो 1 आवर है सेल्फ प्रिपरेशन जो दिया मैं आप लोगों को 1 आवर, मतलब जो सेल्फ प्रिपरेशन पीडीएफ वगैरह अभी वो भी ग्रुप में आ जाएंगे, मतलब बायो में लिंक बना दूंगा सेल्फ प्रिपरेशन। तो सेल्फ प्रिपरेशन को अभी रोको, सेल्फ प्रिपरेशन को अभी रोके, करंट अफेयर्स पे फोकस करो। क्या करो? करंट अफेयर्स पे फोकस करो, ठीक है बेटा। ये चीज अनाउंसमेंट करने आया हूं, इंशाल्लाह अपन इस चीज को फोकस करेंगे। ये चीजें आप लोग स्टेप्स फॉलो कर लेते जाइए, इंशाल्लाह क्रैक करने से अपने को कोई ना रोक सकना, ठीक है। अच्छे से क्रैक करेंगे, ठीक है। चलिए ऑनलाइन वालों को भी लिए थोड़ा कुछ अच्छा इसका कंप्यूटर। ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप लोग थोड़ी देर वेट करिए, 15 मिनट्स क्लास ऐसी ही चलेगी। मैम आप अभी आप लोग है ना कुछ भी है ना क्वेश्चंस पूछिए मत। जब मैम है ना ऑफलाइन वालों को है ना कुछ क्वेश्चंस वगैरह पूछ रहे हैं, ओरली क्वेश्चंस, तो वो लोग का कंप्लीट होने दीजिए। लास्ट 10 मिनट्स आप लोगों को टाइम रहेगा, ठीक है। तो आप लोग है ना यहाँ पर मैम क्वेश्चन अभी ऑफलाइन वालों के लिए पूछेंगे, तो आप लोग है ना वो कैरी करिए, फिर उसके बाद आप लोग से ही पूछेंगे। मैम बस ये लगा लीजिए, वो लोग सुन लेंगे। आप लोग बस म्यूट करके म्यूट पे ही रखिए, क्वेश्चंस मत पूछिए, आप लोगों का टाइम अलग आएगा। चलिए, dash amounts to contempt to court. Yama. Yes. Options are deliberate non-compliance of the court order. Question is dash amounts to contempt to court, contempt of court. So what does the I'll give the options. Let me know the answer. Deliberate non-compliance of the court order. Second, deliberate execution of the court order. Third, intentional compliance of the court order. Fourth one, reasonable critique of the court order. It should be contempt of court. What can be the correct option? It should be the contempt of court. Options. Shall I repeat again? Yeah. A1, deliberate non-compliance of the court order. Second, deliberate execution of the court order. Third, intentional compliance of the court order. Fourth, reasonable critique of the court order. Loudly. कन्वर्ट टू हिंदी। ओके, ट्रांसलेट ये करना चाह रही हूँ कि कोर्ट का जो उल्लंघन हो रहा है, अगर कोर्ट में कोई मिस्टेक हो रही है, उसको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट माना जाता। तो ए इज कि अगर आप जानबूझकर कर रहे हैं, नॉन कंपाइलेंस। कंपाइलेंस मीन्स व्हाट? यू आर नॉट डूइंग द एक्शन व्हाट कोर्ट वांट्स यू टू डू, दैट इज कॉल्ड डेलिब्रेट नॉन कंपाइलेंस ऑफ द कोर्ट ऑर्डर। सेकंड, डेलिब्रेट एग्जीक्यूशन,
यानी आपकी मर्जी से आप आगे बढ़ जा रहे। नेक्स्ट थर्ड वन, इंटेंशनल कंपाइलेंस ऑफ द कोर्ट ऑर्डर। इंटेंशनली मीन्स आप जानबूझकर कर रहे हैं। फोर्थ इज रीजनेबल क्रिटिक्यू ऑफ द कोर्ट ऑर्डर। क्रिटिक्यू, reasonable critique. Reasonable is not the court, contempt of court. Contempt of court. First one or second one? First one is correct because non-compliance to the court order will be called as contempt of court. अगर जज ने कुछ कहा है तो वो करना पड़ेगा। Non-compliance यानी नहीं करना। Okay, fine, settle down. Okay. Next, boys here. Third bench is already done. Fourth bench, last boy there. Now look at the condition here. A agrees, listen to the question carefully. A is a candidate, agrees to sell his car to B for 1 lakh rupees. Before delivery of the car, A met with an accident. Point to note this. A agrees to sell his car to B for 1 lakh rupees. Agreement, agrees. Before delivering the car, okay, delivering of car, A met with an accident and the car got completely destroyed. The contract gets discharged by what? Option 1 is not working. First one, quasi-contract. Second one, doctrine of frustration. Third one, breach of contract. Fourth one, doctrine of estoppel. If you want, I will repeat the question once more. I gave you the options. Sure. See, A agrees to sell his car for 1 lakh rupees to B. But before giving the car to B, A met an accident and the car got damaged. So what is that contract now? Is it quasi-contract, doctrine of frustration, breach of contract, or doctrine of estoppel? It's 2. Doctrine of frustration. यानी एक ऐसा condition जिसमें वो contract पूरा नहीं किया जा सकता because already car damage हो चुकी है. So in that situation we call it as doctrine of frustration. Okay, ये contract law का एक part है. Doctrine of frustration is nothing but जिस जगह पर बात तो हुई थी but एक ऐसा event हो गया जिसमें अब वो पूरा नहीं किया जा सकता है, possibility नहीं है. So at that moment that situation is called as doctrine of frustration. नहीं, अगर already देखो what is breach of contract समझिए, बैठिए. It's okay. See, you all are learning. Breach of contract is that कि A देने वाले थे कार B को और 1 लाख की बात हो गई थी, एग्री भी हो गया था, बट A ने B को नहीं देके C को दे दिया, वो होगा ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. गेटिंग माय पॉइंट? ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट समझिए, अगर मैंने कह दिया कि मैं आपको कुछ दूंगी और मैंने वो आपको नहीं देगी, किसी थर्ड पार्टी को दे दिया, तो दैट आई हैव डन अ ब्रीच ओवर देयर. ओके, बट अगर एक ऐसी कंडीशन में कार पहुंच गई है जिसको देने में ही नहीं है, वो मैं ना A को दे ना B को दे सकते ना C को दे सकते, दैट्स कॉल्ड डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन. यानी यहाँ कॉन्ट्रैक्ट को ही फुलफिल ही नहीं किया जा सकता. तो अगर ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आए तो बेटा प्लीज अपने आईक्यू को यूज कीजिए. नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर द स्टूडेंट्स हियर. या रैंडम. यस नो दैट्स व्हाई आई एम नॉट आस्किंग लाइक दैट. ओके, नाउ गर्ल्स, या लास्ट बेंच, पे अटेंशन. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ ब्रिक्स? रिसेंटली आप सुनेंगे ब्रिक्स, बी कैपिटल BRICS, एक टीम है ये. कौन उसका पार्ट नहीं है? You have to give me the answer. Okay, first one is Brazil, second India, C China, that is third one China, and D Sri Lanka. Who is not the part of BRICS? No, not current affairs. It is aptitude. I repeat, which of the following is not a part of BRICS? Okay, first one, yeah, BRICS, which is not the part of BRICS. Brazil, India, China, Sri Lanka. Correct answer. Settle. Yeah, boys, now second last bench at the back over there. Yeah, stand up. Betting, you know what is betting, no? Betting on sports is a dash. Is a fill up the blanks here. Options are, look here, listen to me carefully. Crimes against property. Second one, organized crime. Third one, crime against the state. Crime against person. Betting in sports. तो गाड़ी अगर मैं बैठे हुआ खाली गाड़ी पर betting, you know ना betting, what is that? शर्त लगाते ना, स्पोर्ट्स में शर्त लगाते हैं ना, इनो जीतेंगे ना इनो जीतेंगे. That is what crime I am asking here. First one is, options listen कीजिए. Crimes against property.
Organized crime, crime against state, crime against the person. Organized crime is the correct answer. Settle now. Yeah, girls, for you people, ma. वो बोल No, रही है B1, B1. Organized crime. B1. It's an organized crime. We are organizing that betting. Is it there anywhere? No. Yeah, ma. Next to you, ma. At the back of you. Which bench is fourth bench, ma? Fourth bench के पीछे. Fifth bench. वो इंटरेस्ट नहीं रखा चलो Yeah, stand up, ma. चल रहे गाड़ी निकाल Who is the रोज present दिख रहा है, Central कर रहा, Vigilance करो, करो। Commissioner of India? I repeat, present Central Vigilance Commissioner of India. First one, Praveen Kumar Srivastava, Arvinda Kumar, A.S. Rajiv, Praveen Sood. Loudly, please. No. A.S. Is it B? No. So you have to be so confident that you cannot go with this. D is Praveen Sood, that is not correct. Third one is correct. A.S. Rajiv is correct. Yeah, next for the boys here. Which is the newly recognized offense under the IPC? First one, grievous hurt, extortion, acid attack, culpable homicide. Please. Very good. Correct answer. Acid attack. It's C. It's correct, ma. C. Yana girls, ma. First bench. Which writ can be issued? Listen to the thing carefully. Which writ can be issued when the appointment is contrary to statutory provision? कानूनी जो रूल्स है उस पर क्या writ जारी हो सकता है? First one, mandamus, certiorari, quo warranto, prohibition. Mandamus. Yeah, this is about appointment, not the official duty. I repeat, first option, mandamus, second, certiorari, third is quo warranto, fourth is prohibition. Statute. Mandamus. It's quo warranto. See, what does this mean is, statutory provision means, देखिए आप समझिए ये बात को, statutory मतलब कानूनी, provision मतलब कोई वहाँ का law है, वहाँ का कोई rule है. तो अगर उस हिसाब से कोई वहां पर contrary means वहां नहीं रहना चाहिए, पर वो वहां पर है, तो गवर्नमेंट उनसे ये सवाल कर सकती है कि ये एक्चुअली पोजीशन आपकी नहीं होती, अगर आपके हिसाब से है तो आपकी क्वालिफिकेशन शो करिए. तो उस हिसाब से contrary means जहां पर there is kind of contradiction, तो वैसे में गवर्नमेंट पूछ सकती है कि भाई आपका यहाँ पर रोल है कैसा, हाउ इज इट पॉसिबल. Next for boys here, the first Indian elected to the Parliament of Great Britain was. First Indian elect हुआ था पार्लियामेंट ग्रेट ब्रिटेन के द्वारा, कौन थे वो? फर्स्ट वन, बी आर अम्बेडकर, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, दादा भाई नरोजी. प्लीज. No, it's दादा भाई नरोजी. Please make sure you are mugging up it very carefully. Girls here, anyone over there at the back? Yes, you can stand, ma. Damages awarded for tortious act are in the form of dash. See, please carefully listen. Damages awarded. What are damages? Which damages pay karte na? That. Awarded for tortious act are in form of, first one, unliquidated damages, liquidated damages, fine, injunction. Loudly. Correct. Sit down. Boys here, please. Which is the oldest code of law in India according to Hindu law? Options are Narada Smriti, Manu Smriti, Veda Smriti, Prashara Smriti. Manu Smriti is the correct answer. Randomly did you, sir? Manu Smriti. Current affairs is not there. Chalo, your next is. Which Supreme Court is oldest Supreme Court? Very good, very good. Supreme Court बोला है, Supreme Court. High Court नहीं, Supreme Court, Supreme Court.
Now this is some logical question. Girls can answer, yeah, boys. Yeah, ma. Next. Yeah, you can stand up. Question is very logical question, huh? Everybody can answer. Maybe even the small children can calculate and do that. How many times are the hands of a clock? It's very easy actually, I must say that. Hands of a clock at right angles in a full day. Options are 24, 48, 22, 44. Correct answer. Yeah. मैम ऐसा नहीं रैंडमली आप पीछे चलिए बिना पूरा सॉल्व करके बैठे देखो मैं आगे पीछे वही मतलब randomly कुछ नहीं. Okay, now next question. Randomly anybody can stand up. Raise your hand and answer it. Okay. A person commits bigamy if we dash. First one marries again when his first wife is dead. Marries again when his first wife divorced wife is alive. Third, marries again when his first wife is alive. Fourth one maintains extramarital relation. Third one is the correct answer. ठीक है क्वेश्चन ये जो भी देंगे मैं समझूंगा सॉरी डेथ हो गई किसी की तो कितने ईयर के अंदर क्लेम कर सकते हैं 12 ईयर 7 ईयर 6 ईयर 5 ईयर कोई बोले 7 को बोले 7 को बोले ये दो जने इंग्लिश में जानना आपका इक्वालिटी करो हां जी आपका 7 years 7 साल है ना एलिवेटिंग बोल रहा हूं हां It depends. It depends according to the criteria. It will be decided by the court. Chale, next question for the boys here. India's first digital national museum of epigraphy is inaugurated in. Very nice, correct. Now this is some general geography question. Krishna Raja Sagara Dam is a gravity dam located in which state, my girls? Correct. Yeah, time is up. So this is it. So next tomorrow's homework also. Yeah, but they should get. Fine, they can disperse. 9, 10 it is done. No? Tomorrow I'll have another 120 question sets. In that, just erase the current affairs and study it. Okay. Okay, you can ask which are related to what all questions. भोपाल गैस ट्रेजेडी के बाद ही एनवायरमेंटल लॉ लाया गया था. मोटर व्हीकल एक्सीडेंट केस कई हुआ था मैडम यहाँ पे ये भी टाइप ऑफ द व्हाट टाइप ऑफ केस मे बी ब्रॉट बिफोर लोक अदालत जो इनमें से अवेलेबल हैं वो वाले बता रहे हैं आप. छोटे छोटे केसेस जो होते हैं पेटी केसेस वो लोक अदालत में क्लोज हो जाते हैं. तो ये पेटी केसेस नहीं चाहते ना. देखो हीनियस क्राइम नहीं आ सकते पेटी केस में. रॉबरी केसेस क्रिमिनल केसेस नहीं आ सकते. और ये वाले जो ऑल व्हाट इज दैट इंटेंशनल डेथ जो है जैसे सुसाइड है या कोई खास तौर पर मर्डर है इसमें कैसा आ सकता है बोलो. माइनर में कौन सा आएगा इन चारों में से. मोटर व्हीकल छोटे छोटे चीजें आए जैसा किसी को एक्सीडेंटल इशू हो गया गाड़ी हिट हो गई तो वो छोटे छोटे केसेस को लोक अदालत में क्विट हो तो उसको स्पैश कर देते लोक अदालत में. छोटे केसेस में आता वो. देखो भाई रॉबरी मर्डर ये सारे तो बहुत ज्यादा लेवल के क्रिमिनल केसेस है ना. तो उस हिसाब से सी आपको वो 4 दिए गए ऑप्शंस में से सेलेक्ट करना है तो कंफ्यूज नहीं होना आप लोग. ओके कब ओके प्रीवियस आपको पीडीएफ चाहिए. आप ग्रुप में ज्वाइन हो गए सर पर आप री डालना नहीं होता आपका पर्सनल विंडो पे सर को आपका नंबर देना.
आपका नंबर है तो आप पर्सनल नंबर पे डालना पड़ता है, बिकॉज अगेन फिर इन लोग को डाले तो इन लोग का ग्रुप में पूरा डिस्टर्बेंस होता है। जो रिदमिक चल रहा है ना, तो आप एक बार सर को बोल दो, सर ज्योग्राफी के पीडीएफ और इंडियन एप्टीट्यूड के पीडीएफ आपको डाल देते हैं। जब्बार को मैं बोल दूँ आपका नंबर दे देंगे, अभी जो अपॉइंटमेंट की क्वेश्चंस बोलेंगे कौन से वाले मैं फोटो भेजूंगी, कल भी मैं भेजी थी, तो ग्रुप वालों के पास है फोटो, उसमें से ही आपको ब्राउज करके स्टडी करके अपनी नोट्स बनाने का है। एवरी डे 120 हम लोग दे रहे हैं, और करंट अफेयर्स को क्विट करके आप पूरे अटेंड कर दीजिए, ठीक है। करंट अफेयर्स इसलिए सर बोले मत करो, कि दोनों बना चुकी 14-15 मंथ का, वही पढ़ लिए तो बस है वो, ठीक है। सो वट एवर इज कमिंग इन द प्रीवियस पेपर्स, वो वाले करंट अफेयर्स को एग्जाम करके बाकी पूरे पढ़ लीजिए आप। हाँ मैं भेज देती हूँ, बेटर आई क्विट एंड छोड़ दे के बाकी सब पढ़ लीजिए। इवन दो कॉम्प्रिहेंशन का भी करिए, मैं फोटो भेज रही हूँ, बट कॉम्प्रिहेंशन का ओरली नहीं पूछूंगी मैं, बिकॉज एक पूरा कंटेंट रहेगा उसमें से पढ़ के निकालना है, ठीक है ना। एनी हाउ आई टेल जब्बार, आपका नंबर जब्बार को दिख जाइए, सो दैट वी कैन सेंड यू द पीडीएफ। ज्योग्राफी हो चुका है, ओके, इंडियन एप्टीट्यूड मेजरली हो गया है, और बच्चे कुछ 2-3 है, आई विल जस्ट मेक श्योर कि आने वाले कल में अपन पढ़ लेंगे 1-2-3 दिन इंशाल्लाह, विद इंडियन पॉलिटी एंड दैट हम लोग दोनों भी मर्ज होकर खत्म कर दिए बाय दिस कमिंग अप सैटरडे। आपको हम लोग वो भी डाल देंगे, मॉक टेस्ट भी डाल देंगे, इंडियन पॉलिटी एंड एप्टीट्यूड टेस्ट में भी हम लोग ये 3 डेज का, और वो मिलाकर इंडियन पॉलिटी एंड वो 2 टेस्ट आपको डाल देंगे सैटरडे। कमिंग टू बायोलॉजी एंड ऑल, यूनिट टास्क जब्बार, ही विल हेल्प यू विद दैट। बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री बेसिक्स पूरा पूछा जाता। I still do it. Earlier I was teaching in Asif Nagar, but due to the requirement for math teacher, I have to shift to Medipatam branch. How are you concerned with the ABIP? mother is also a teacher in Charminar branch, Mohammadi ma'am, okay. So she is my colleague. Yeah. So anyhow, tomorrow, day after tomorrow, we'll have academic meet over there. yeah. Basically, I am with Dayani sir, but they wanted me to teach law set also. Being a teacher, sir wanted to. Because of your code, Yeah, actually. maybe you are from BI. I'm from there only directly coming over here. Okay. Because I work there, and after 5 o'clock I shift to this area, because hardly कोई time लगता ना. I just have something lunch on the way and I just come back to this area. Time ही नहीं मिलता. And from here again I go home and again I study my material further because sir wants me to even proceed for LLM also. तो उसकी studies भी चल रही है, बहुत सारी चीजें चल रही है. Sure. Yeah, let's go. Sir, Mohammed, actually we need her to give. She needs all the periods earlier, which is already done. So. No, but again we can put it now. They will be disturbed. She will not get it because now she is joining, right? She will not have that content. Okay, fine. Let her know about that. Yeah, so the online students. Okay. Okay. Yeah, I request Sumaya Hamid to please pay attention for this question mark. Yeah. Which of the following is the real source of the Constitution of India? I repeat, which of the following is the real source of the Constitution of India? Options are the people, second Parliament, third Supreme Court, and fourth Constituent Assembly. Ma'am, can you please repeat again? Which of the following is the real source of the Constitution of India? First option is the people, second Parliament, third Supreme Court, fourth Constituent Assembly. People of India. Very good. Correct answer is that one. Okay, ma'am. Yeah, next one, Prasanna Bindu. Yes? Yes, Are ma'am. you able to? Yes, ma'am. Yeah, Prasanna. For you, what type of cases may be brought before Lok Adalat? First option, heinous crimes, robbery cases, motor vehicle accident cases, all intentional death. Ma'am, can you repeat once more? Yes, please listen carefully, Prasanna. What type of cases may be brought before Lok Adalat? Lok Adalat. You may have heard about it.
Options are heinous crimes, robbery cases, motor vehicle accident cases, all intentional deaths. Ma'am, robbery cases. Motor Vehicle Act cases. Yeah, it's motor vehicle act cases because see the minor and moderate cases can be squashed at Lok Adalat, whereas the heinous acts like the cases like murder or criminal cases, we just wait for the court only to give the judgment. We don't squash it with the Lok Adalat. Okay, it should be some petty cases, then only it will be done. Next, Okay, ma'am. Mariam, please pay attention, Mariam. Am I audible, Mariam? Yes. Yes, Mariam? Yes. Okay, you can hear me? Yes. Okay, fine. Question for you, Mariam. Digital signatures are created and verified by using, I repeat, digital signatures are created and verified by using first one program, second graphical coding, third HTML, and fourth is cryptography. Graphical coding. No, the correct answer is cryptography. Next. Next question for the next one. Sayyid Taqi, are you there? Okay, he's joining. Jalaluddin. Are you there, Jalaluddin? Yes, ma'am. Yeah, Jalaluddin, there is a question for you. Please pay attention. Who is known as the charter of a company? Or what is known, I'm sorry, what is known as the charter of a company? Option 1, memorandum of association. Second, bylaws. Third, articles of association. And fourth is prospectus. Can you repeat the question? Yes. What is known as charter of the company? Okay, of a company. First one, memorandum of association, bylaws, articles of association, and prospectus. Fourth one is prospectus. The option first. Correct answer. Okay, ma'am. Next, Mohammad Rashid. Yeah, Mohammad Rashid, question for you. S. Vijay Lakshmi is famous for which of the following games? Okay, it's a GK question. Which game she is famous for? Ready? First one, cricket, carom, chess, hockey. Madam, hockey. Chess, ma'am. Okay, Yes. take a note. Yeah. Now, it's like a mental question here, mental ability. Next, Sabrina, please. Am I audible to you, Sabrina? Yes. Question for you. Seismography, semicolon, earthquake. That is refers to earthquake. We can measure earthquake. What about extensometer? What can we measure? Options are landslides, strains, resistance, volcanoes. Please repeat the question. Yeah, see, if seismography is to earthquake, extensometer is to landslide, strains, resistance, volcanoes. Volcanoes. No, it's wrong answer. Correct answer is strains. So, yeah, children, I will give you the homework of another next 120 questions in the group. So, for tomorrow's oral test, you have to prepare. Randomly also, I can ask anyone to answer the questions. So, for today, this is it. Have a nice day, children. Please prepare your homeworks and be ready for all your 120 questions on daily basis so that you perform your LOSET very nicely and easily. Okay, yeah? I request all of them to learn daily question and answer today. Okay, children? Have a nice day.